नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी, आप सबको याद होगा। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला बीजेपी की चुनावी रणनीति और दूसरा कारण विपक्ष में बिखराव, और इस वजह से कांग्रेस बीजेपी को मात नहीं दे पाई। तब पुलवामा जैसे ट्रंप कार्ड की भी काफी मदद चुनावी जीत हासिल करने में बीजेपी को मिली थी। उस वक्त कई राज्यों में भी बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन 2024 के चुनावों के लिए हालात अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी की रणनीतियां विधानसभा चुनावों में बेअसर साबित हो गई हैं। वहीं विपक्ष भी अब हर तरह से एक साथ आने में लगा हुआ है। इसके अलावा अब कांग्रेस भी पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, जो सरकार पर जोरदार वार नहीं कर पाती थी। अब कांग्रेस की रणनीतियों में बदलाव नजर आने लगा है और अलग अलग मुद्दों पर सरकार को किस तरह घेरना है, किस तरह बीजेपी की नाकामियां जनता के सामने लानी है, ये बात कांग्रेस ने अच्छी तरह से सीख ली है। इसी का नतीजा है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंका। अब बीजेपी 40% वाले आरोप को मुद्दा बना रही है, और कल ही आपने सुना कि राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कमेटी जो है उसको सबको समन भेजा गया है 40% वाले उन बयानों पर केस दर्ज करके, ये बीजेपी की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ गर्म लोहे पर चोट करने का कौशल दिखाते हुए अब कांग्रेस ने गलवान के 3 साल पूरे होने के मौके पर, आपको याद होगा गलवान जहां शहीद हुए थे जवान हमारे चीन से झड़प के कारण, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे पहले कहा था कि न कोई घुसा है न कोई घुसेगा, लेकिन हमारे लगभग 20 जवानों को शहीद कर दिया गया था। तो अब 3 साल उस घटना के पूरे हो गया और उस मौके पर बीजेपी को कांग्रेस ने फिर से घेरा है। चीन की घुसपैठ, सीमा पर पक्का निर्माण, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हर जगह मनमानी करने की कोशिश करना, इन सारी हरकतों को देश लंबे समय से देख रहा है। लेकिन मोदी जी चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। मगर अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान जारी करके कहा है, ट्विटर के पर यह बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि 3 साल पहले गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 20 वीर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। मोदी सरकार की नाकामियों के चलते नियंत्रण रेखा पर इन 3 सालों में पूर्व यथास्थिति अब नहीं है। हम 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अपना अधिकार खो चुके हैं, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। खड़गे साहब ने मोदी जी पर चीनी चश्मा पहनने का तंज कसा है और लाल आंखें धुंधली पड़ जाने की बात भी कही है। ये लंबा ट्वीट है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा रहा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी आज गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस ने गलवान मामले पर मोदी सरकार से 5 सवाल भी पूछे हैं और आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की इस राष्ट्र विरोधी नीयत और नाकामी के खिलाफ हम संसद से सड़क तक आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं, यानी कांग्रेस ने बता दिया है कि अब वो मोदी सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। और उधर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने इस बार वहां के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सिलेबस से आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार को हटा दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा का कहना है कि पिछली सरकार ने बीते साल जो भी बदलाव किए थे हमने उसे बदल दिया है, और बीते साल के पहले वाले साल में जो भी सिलेबस था उसे फिर से लागू कर दिया गया है। और इस फैसले से तिलमिलाई बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहती है। सबके बयान देख लीजिए। तो ये कर्नाटक से पहले गलवान के बाद कर्नाटक, और इधर आप दिल्ली आ जाइए। इधर दिल्ली में आज बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। नाम तो आपने सुना ही होगा, बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। पहलवानों ने आरोप लगाया है और उनके खिलाफ चार्जशीट की बात थी। उस चार्जशीट को आज दिल्ली पुलिस ने फाइल कर दी है, और लेकिन पुख्ता सबूत न होने की बात भी कही है दिल्ली पुलिस ने, और साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो एक्ट का मामला रद्द करने की भी सिफारिश दिल्ली पुलिस ने की है। इस पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा है कि सारा तंत्र पुलिस
सरकार के मंत्री और सांसद मिलकर शिकायत करने वाली लड़की के खिलाफ खड़े हो गए हैं और बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दिया जा रहा है। इसी तरह यहां से अगर आगे बढ़े हम तो बृजभूषण शरण सिंह का मामला भी आ गया, जहां कांग्रेस घेर रही है बीजेपी को। इसी तरह समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधि आयोग यानी कानून आयोग के सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से, सुनिए, मान्यता सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से सलाह मांगने पर विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इन धार्मिक संगठनों से सलाह मांगी है और सलाह मांगने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आज यानी गुरुवार को विधि आयोग के इस कदम को मोदी सरकार के ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। ये कहना है कांग्रेस का कि आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कैसा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब यहां से थोड़ा दूर चलते हैं उधर पूर्वोत्तर, और पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर है जो अशांत है। मणिपुर की अशांति पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर भारत के बारे में मोदी सरकार के बेशर्म होकर ढोल पीटने से मणिपुर में मानवता की आवाज डूब गई है। यह आप देख रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत के बारे में मोदी सरकार के बेशर्म होकर ढोल पीटने से मणिपुर में मानवता की आवाज डूब गई है। आप याद कीजिए, इससे पहले मणिपुर कब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां की जनता से वोट मांगने के लिए। खैर, वहां की जनता जान रही है, अब सब कुछ पहचान रही है। पूर्वोत्तर के लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस देश और जनता को प्रभावित करने वाले हर एक मुद्दे पर पूरी ताकत से बीजेपी को घेर रही है, वहीं राहुल गांधी की जनसंपर्क यात्राएं भी बीजेपी को चैन नहीं लेने दे रही है। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर ट्रक से दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर, और उसके बाद अमेरिका में वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक ट्रक की सवारी, कर्नाटक चुनाव में लोकल बस डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी की सवारी, और इन सब से एक तरफ राहुल गांधी जनता से जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की बौखलाहट वो बढ़ा रहे हैं, या कहें तो खुद ब खुद बीजेपी की बौखलाहट इन तस्वीरों को देखकर बढ़ रही है। अब अगले कुछ महीनों में राहुल गांधी व्हील प्लान के तहत, जी हां, बिल्कुल याद कर लीजिए, व्हील प्लान, पहिया का प्लान, पहिया प्लान हिंदी में, के तहत उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे जो सुबह उठकर अपने वाहनों को घर से निकालते हैं और फिर रोज कुछ पैसा कमाकर अपने घर वालों का पेट भरते हैं। इस योजना के मुताबिक राहुल गांधी इसमें ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर और टू व्हीलर से सवारियों को ले जाने वाले लोगों से भी मिलेंगे और इन रोज़मर्रा के इनकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में जानेंगे, लोगों की मदद करने वाले लोगों से भी मिलेंगे, ऐसे वाहन चालकों से वो मिलने की कोशिश करेंगे, मुलाकात करेंगे व्हील प्लान के तहत। यानी राहुल गांधी जनता से जुड़ने का सिलसिला जारी रखेंगे और हो सकता है इस तरह कांग्रेस को सत्ता से जोड़ने में राहुल को कामयाबी मिले। जनता से जुड़ेंगे तो कांग्रेस जनता से जुड़ेगी और जनता कांग्रेस को वोट देगी, यानी कांग्रेस को आगामी चुनाव में कामयाबी मिल सकती है। तो सत्ता से कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल का व्हील प्लान कांग्रेस की चुनावी सफलता को रफ्तार देगा, लेकिन बीजेपी के रथ को रोक भी सकता है। चुनावी रथ को, बीजेपी के चुनावी रथ को रोक भी सकता है। आपने तमाम ऐसे विजुअल्स जो अभी इसी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी ट्रक की सवारी करते हुए, राहुल गांधी वहाँ कर्नाटक चुनाव के दौरान स्कूटी की सवारी करते हुए, राहुल गांधी इन तमाम डिलीवरी बॉयज़ से मिलते हुए, बस की सवारी करते हुए राहुल गांधी, ये सारी सवारी आपने देख ली। क्या ये आगे जो व्हील प्लान है राहुल गांधी का, वो भारत को एक दूसरी गति देने वाला है? क्या सियासत में जो गति राहुल गांधी ने अभी तक पाली है पैदल चल के, पहले राहुल गांधी पैदल चले, उसके बाद वो चक्के पे चलने लगे, लेकिन चक्के के चक्कर में बीजेपी ऐसी फंस गई है कि उसे कांग्रेस चैन से अब बैठने नहीं दे रही है। यही हम लिख रहे हैं, बीजेपी को चैन से बैठने नहीं देगी कांग्रेस पार्टी।
चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्लान क्या है, इसके तहत क्या कुछ हो रहा है, देश की राजनीति किधर जा रही है, राहुल गांधी की सियासत किस दिशा में जा रही है, और सबसे बड़ी बात बीजेपी आखिर कैसे परेशान है, हैरान है, आवाक है कि करें तो क्या करें। कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा है बीजेपी का। दूसरी तरफ राहुल गांधी का हर प्लान सक्सेसफुल कैसे हो जा रहा है। चलिए हमारे साथ इस चर्चा में साथ देने के लिए यहाँ 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊँ। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, स्वामी जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ मीनू जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, सिंह साहब आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी आपका स्वागत करता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए, अमलेंदु जी आपका स्वागत है। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और व्हील प्लान को समझते हैं, आखिर ये प्लान आया कैसे है और ये आने वाले समय में क्या कुछ कर सकता है। सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही आता हूँ। नया प्लान आ गया है, व्हील प्लान, स्कूटी में भी चलेंगे और सबसे बड़ी चीज राहुल गांधी इस प्लान के जरिए वो उन लोगों से मिलने वाले हैं जो रोजमर्रा, यानी अगर वो रिक्शे वाले के साथ भी, रिक्शे पे भी बैठ सकते हैं, रिक्शा वाला भी अगर निकलता है दिन भर में जितना भी कमा के लाता है और रात को पेट भरता है अपने परिवार का, ऑटो वाला, 2 व्हीलर्स, उसमें भी बहुत आजकल देखिए ऐसे अलग अलग ओला, उबेर, इस पे भी, इनके भी, रैपिडो, ये सब के भी 2 व्हीलर्स की सवारियां होने लगी हैं। 2 व्हीलर्स, ट्रक की सवारी कर ही रहे हैं, स्कूटी की सवारी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बस की सवारी, तमाम सवारी, ये व्हील प्लान, एक पे एक चकमा देने वाले जो प्लान हैं, ये आखिर कहाँ से आ रहे हैं राहुल गांधी के पास, ये आइडिया अचानक कहाँ से आ रहा है। और बीजेपी हक्का बक्का रह जाती है। बीजेपी तो अभी उस तूफान को संभालने में लगी हुई है जो अभी थोड़ी देर बाद या अभी तक टकरा भी गया हो गुजरात के उस छोर से जिसका नाम कच्छ है। स्वामी जी। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में क्योंकि मैं उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का छात्र और प्रोफेसर रहा, एक चीज हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यू हैव टू हैव ए डिफरेंशिएटर। आपके पास कोई ऐसी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसा डिफरेंशिएटर होना चाहिए जो आपके कॉम्पिटिटर के पास ना हो। आप कोई ऐसी चीज आपके पास है जो दूसरा भी क्रिएट कर सकता है या ला सकता है, तो वो डिफरेंशिएटर का अंतर नहीं पड़ता। ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा डिफरेंशिएटर राजीव जी क्रिएट कर रहे हैं जो दूसरा कर ही नहीं सकता। आप मेरे ख्याल से विश्व में गांधी के बाद, नेहरू के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने इस स्तर पे जाकर इस डिफरेंशिएटर को क्रिएट किया है जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं। आप ट्रक में, आप सोचिए, इमेजिन किसी वर्ल्ड के किसी कोने में किसी आदमी ने ऐसा प्रयास किया, किसी पॉलिटिशियन ने प्रयास किया, तो राहुल गांधी वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए, आपने जीवन में, मैंने अपने जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। जब आपके पास सुख होता है जो आपके पास आते हैं, और जब आपके पास दुख होता है तो आपके पास आते हैं। आपको कौन याद आते हैं राजीव जी? आपको जीवन में वो लोग याद नहीं आते जो सुख में आपके पास आए थे और भीड़ लगाई थी और चारों तरफ से आपको घेर लिया था। आपको वो लोग हमेशा याद आते हैं जो दुख के समय आपके दरवाजे पे आके खड़े हुए और आपकी सांत्वना दी और आपकी मदद की, और वो जिंदगी भर नहीं भूलते। अगर वो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपने गलत कल्पना की थी, जिसके बारे में आप दुष्प्रचार में फंसे थे और आप इस आदमी के व्यक्तित्व को ऐसा नेगेटिव व्यक्तित्व मानते थे, अगर आपके दिमाग में ऐसी भावना थी तो आपके अंदर एक ग्लानि भाव उभरता है। आपको एक ऐसा महसूस होता है कि जिस आदमी के बारे में मैंने सोचा था कि यह आदमी जो है बहुत ज्यादा राज परिवार का है, सोने चांदी की चम्मच वाला है, और ये आदमी जो है राजनीति इसके लिए और सामाजिक कार्य इसके लिए बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जब आदमी को आप देखते हैं कि आपके दुख के समय, आपका जब पसीना बह रहा है, अपने माँ बाप को, बच्चों को पालने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उस समय आपके कंधे से कंधा मिला के अगर कोई आदमी आपके साथ खड़ा है, उसे आप जीवन में कैसे भूल पाएंगे राजीव जी? अच्छा, तीसरी बात आप ये देखिए, ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो मूव करते हैं, जो रोज 2500 ढाबों में जाते हैं, हजारों लोगों से बात करते हैं, इनके जनसंपर्क हैं, ये पीआरओज हैं, पब्लिक रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो राहुल गांधी लाखों करोड़ों अपने कार्यकर्ता क्रिएट कर रहे हैं जो कि राहुल गांधी के संपर्क में आएंगे, जो कहेंगे कि हाँ, इस लड़के के बारे में हमने सोचा था कि ये बड़ा वो है और बिल्कुल चिंता नहीं करता लोगों की,
और उसके बाद अगर ये व्यक्ति हमारे पास आके बैठता है, हमारे दुख दर्द बांटता है और समझता है, और उसके बाद ये सूचना वाहक बनेंगे। अब आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कितने भी लाखों कार्यकर्ता हों, ये जो लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, इसको कैसे कॉम्पीट करेंगे? तो वास्तविकता में ऐसा डिफरेंशिएटर राहुल गांधी क्रिएट कर रहे हैं आज की तारीख में। और आप सोचिए, ये वो वर्ग है जो पीड़ित है, जो कि हो सकता है कि धर्मांधता की वजह से अपनी आर्थिक और सामाजिक पीड़ा को भी महसूस नहीं कर रहा था। अब राहुल गांधी जब प्यार से, और कोई राजनीतिक बात नहीं करते, कोई वोट की बात नहीं करते, वो चीजों को, मर्म को समझने का प्रयास करते हैं। इन गरीबों की भावना का जो मध्यम वर्ग है, जो पिटा हुआ है, जो पहले 50-60 हजार रुपए कमाता था, 20-25 हजार रुपए कमा रहा है, जो ईएमआई नहीं दे पा रहा, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, प्राइवेट सेक्टर स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल रहा है, उन लोगों के साथ सहानुभूति जब ये प्रकट करते हैं, उनके साथ ये बैठते हैं, तो उनको लगता है कि कोई आदमी है जो उनके चोट पे, उनके जख्मों में फाहा रख रहा है। तो वास्तविकता में राहुल गांधी, जो मैं कह रहा हूं राजीव जी, एक ऐसा डिफरेंशिएटर क्रिएट कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएटर किसी के लिए भी, मैं तो यहां बीजेपी को बात छोड़िए, अपोजिशन के भी किसी भी नेता में इतना मादा नहीं है आज की तारीख में कि वो इतना जोखिम उठा के, जबकि इतनी हिंसात्मक वातावरण इस देश के अंदर है, वो किसी के स्कूटर पे बैठ जाते हैं, किसी के 3 व्हीलर बैठ जाते हैं, किसी के ट्रक पे बैठ जाते हैं, ये बिना सोचे कि ये एक्सीडेंट हो सकता है, मैं अपने जीवन को क्यों जोखिम में डालूं, जिसके परिवार में इतने लोगों ने अपनी जान दी है। तो वास्तविकता में राजीव जी, ऐसा डिफरेंशिएटर ये क्रिएट कर रहे हैं, जिसको क्रिएट करने की संभावना किसी के पास नहीं है। चाहे मोदी जी 2024 में इलेक्शन कराएं या 2023 में इलेक्शन कराएं, गठबंधन हो ना हो, महागठबंधन बने ना बने, असली मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा डिफरेंशिएटर राजीव जी क्रिएट कर दिया है, जिसको रेप्लिकेट करना किसी के लिए भी अगले 50 साल तक संभव नहीं होगा, क्योंकि इतना मार्मिक, लोगों के दर्द को बांटने वाला, लोगों के दर्द को समझने वाला और ऐसा आदमी, ये तो मैं अपने से भी राजीव जी कल्पना नहीं कर सकता कि मैं झुग्गियों के जाके बैठूं, मैं ट्रक में ट्रेवल करूं, उनसे बात करूं। मैं समझता हूं कि मेरा भी इमोशनल आदमी हूं, लेकिन इतना ज्यादा इमोशनल आदमी, जो पसीने से डूबे हुए लोगों के, फटे कपड़े वालों से, जिनके पास खाने को नहीं है, 10-12 हजार रुपए के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके स्कूटर में उनके साथ ट्रेवल कर रहा है ये आदमी। तो सैल्यूट टू राहुल गांधी, इनकी भावना को सैल्यूट। और जो ये डिफरेंशिएटर क्रिएट कर रहे हैं, 2023-24 जब भी इलेक्शन होगा, इस डिफरेंशिएटर को कोई भी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ही इज क्रिएटिंग माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स राजीव जी। हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिक्स माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं राहुल गांधी। और व्हील प्लान, राहुल का नया प्लान व्हील प्लान, और उससे पहले वो ऑलरेडी कर्नाटक में इसकी झलकियां दिखा चुके हैं। और जब लौट कर आए तो आपने देखा कि दिल्ली की सड़कों पे भी स्टूडेंट्स के बीच, चाहे वो मुखर्जी नगर जाना हो, चाहे वो उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेस में जाना हो, वहाँ भी गए। और कुछ दिन एक तस्वीर आपने वो भी देखी, जब बंगाली मार्केट में जाकर वो छोले भटूरे खा रहे थे, और दिल्ली का सबसे जो पॉश एरिया खाने पीने के मामले में माना जाता है, चांदनी चौक, वहाँ भी दिखाई दिए थे राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को, जरा प्रशांत टंडन जी को लेके आइए स्क्रीन पे। प्रशांत जी के पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक पे एक प्लान, और बीजेपी परेशान, क्योंकि देखिए अभी चैन से, और इसलिए लिख भी रहे हैं हम कि चैन से बैठने नहीं देगी कांग्रेस, और उसमें भी कांग्रेस की जगह पे अगर सीधा लिखें राहुल गांधी चैन से नहीं बैठने देंगे पूरी बीजेपी को, तो इसमें भी कोई गुनाह नहीं, कोई यहाँ पर ज़्यादा हम नहीं कह रहे हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ भी ट्रक वालों से मिलते हैं। अब तो राहुल गांधी का जो प्लान है वो साफ साफ ये है कि हम हर उस व्हील पे चलने वाले, रोज़मर्रा की नौकरी करने वाले या उससे रोजगार पाने वाले, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो रैपिडो और बाकी ओला उबर, इन लोगों सबसे मिलने वाले हैं राहुल गांधी। ये प्लान सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ हर उस मसले पे कांग्रेस लगातार वार कर रही है। और आज ही देखिए अलग अलग घटनाक्रम, मणिपुर का घटनाक्रम, उस पर भी मिसिंग के पोस्टर लगे हुए हैं वहाँ मणिपुर में, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के इनको घेरा जा रहा है, नेताओं को घेरा जा रहा है, मंत्रिमंडल के सदस्यों को घेरा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से।
कर्नाटक में सरकार बनी और सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, उन तमाम मसलों को फिर से ठीक कर रही है, उन तमाम मुद्दों पर जिसको लेकर के चुनाव कांग्रेस लड़ी थी उन चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। हेडगेवार को बाहर निकाल दिया गया बुक से और उस पर कांग्रेस का कहना है कि जैसी स्थिति थी पिछले साल के पहले वैसी स्थिति हम ला रहे हैं, लेकिन बीजेपी नागवार है। 40% पर बीजेपी ऑलरेडी केस कर रही है। गलवान के शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई, ये 3 साल पूरे हो गए और फिर पूछ रही है कांग्रेस कि कहाँ है वो लाल लाल आंखें जो आप दिखाते थे, कभी कहते थे कि कांग्रेस के ज़माने वाली बात कहते थे। तो हर मामला और रोज कुछ ना कुछ तैयारियां करके कांग्रेस आ रही है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ राहुल गांधी। आपसे ज़रा समझना चाहता हूं कि क्या ये एक मुट्ठी बांध करके अब कांग्रेस जो है वो सियासी मैदान में जुट गई है, ये माना जाए? और उसमें भी राहुल गांधी के जो यूनिक प्लान आ रहे हैं, पैदल चले वो भी यूनिक था और 1-2 किलोमीटर नहीं 4000 किलोमीटर चल गए पैदल, पूरे भारत को नीचे से ऊपर तक लांघ दिया। और उसके बाद अब सवारी कर रहे हैं और आप ही कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 ऑलरेडी कर रहे हैं राहुल गांधी। तो किस रूप में देखा जाए और इसका असर कांग्रेस के अंदर जो रफ्तार, पहले मैं कह चुका हूं, आपके सामने दोहरा रहा हूं चूंकि थोड़े लेट आए थे आप, इसलिए कि जो रफ्तार राहुल गांधी ऑलरेडी दे रहे हैं अपने काम से, व्हील पे सवार होके, उस रफ्तार से क्या बीजेपी रोक पाएगी कांग्रेस को जैसे आगे बढ़ रही है? जी राजीव जी, देखिए केवल कांग्रेस का ही नहीं, राहुल गांधी ये करके मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई नई राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति जो सूख गई थी, जो कुएं सूख गए थे, उनमें दोबारा पानी डाल रहे हैं। और राजनीति या डेमोक्रेसी या लोकतंत्र किसको कहते हैं? रोज की रायशुमारी, वही डेमोक्रेसी है। ओपिनियन का मोबिलाइजेशन मास लेवल पर, वही डेमोक्रेसी है। बहुत लंबे समय से आप देखिए कि हमारे नेताओं ने ये काम करना ही छोड़ दिया था। बहुत ऑब्जेक्टिवली आप देखिए इस बात को कि इवन कांग्रेस में भी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो जनता से जाके नहीं मिलते थे। नरेंद्र मोदी साहब नहीं मिलते हैं, उनका वन वे ट्रैफिक है, उधर से कोई बात नहीं आती है, इधर से जाती है। मन की बात, इनके मन की बात होती है। जो ओपिनियन मोबिलाइजेशन या मास मोबिलाइजेशन के साधन है वो करप्ट हो गए। मीडिया विपक्ष की बात नहीं करता, मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछता, सोशल मीडिया ट्रोल्स के हाथों में चला गया। सोशल मीडिया की कंपनियां किस तरह काम करती हैं, किस तरह उनको काम नहीं करने दिया जाता, ये अभी हमने ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान को देख लिया कि जब वो कह रहे थे कि किसान आंदोलन के समय में उनको अकाउंट्स बंद करने के लिए सरकार ने कहा और धमकी दी कि वरना इंडिया में बंद कर देंगे तुम्हारा काम हो। तो अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनको मीडिया आतंकवादी बता रहा है, वो सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते हैं तो सोशल मीडिया पे सरकार कहती है कि आपका अकाउंट बंद कर देंगे, आपकी कंपनी बंद कर देंगे, छापे मारेंगे। तो ओपिनियन मोबिलाइज कैसे होगी? उसका तरीका राहुल गांधी ने यही ढूंढा है कि सीधे जनता से संवाद करो, और वही वो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने किया। अब जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, जो अलग अलग खेमों में लोगों से वो मिल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हों, गिग इकॉनमी के लोग हों, वर्कर्स हों, महिलाएं हों, छात्र हों, और ये बहुत बड़ा समुदाय है जिनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। धक्के खाते हैं रोज सुबह शाम। वो खिड़कियों पे जाते हैं, उनको गाली दी जाती है, उनके काम नहीं होते हैं, भटकते हैं, अदालतों में उनको इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस डंडे मारती है, मीडिया उन्हीं को
उट पटांग कहता है। आज का ही देखिए आप कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में से पॉक्सो का मामला ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हटा लिया, हटाने की बात की। वो कोर्ट उसको मानती नहीं मानती, कोर्ट का मामला है। यह चल रहा है देश में। जनता के सरोकार के मुद्दे की जगह हिंदू मुसलमान आ जाता है। जी। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, गैस के दाम, इसकी जगह औरंगजेब आ रहा है, मुगल आ रहे हैं। तो वो कोई छात्रों का उत्थान हो, महिलाओं के साथ इंसाफ हो, उसकी जगह आप सिंगोल को खड़ा कर रहे हैं लोकतंत्र में। तो कुल मिला के स्थिति इतनी खराब है। और केवल मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा राजनीतिक स्पेक्ट्रम देखिए। वामपंथी पार्टियां जो कि मानी जाती है कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं, जन आंदोलन की पार्टियां हैं, उनके नेता नहीं दिखते आपको कहीं। किसी क्षेत्रीय दलों के नेता आप देखिए जो खेती किसानी या गरीब तबके की राजनीति करके यहाँ तक आए, जिनकी दूसरी पीढ़ी अब आ गई है। पहली पीढ़ी तो जनता के साथ खड़े होकर संघर्ष किया, दूसरी पीढ़ी आ तो गए, सत्ता में भी आ गए या राजनीतिक पार्टियां, लेकिन जनसंपर्क नहीं है। जी। तो जनसंपर्क जब तक नहीं होगा, जब तक लोगों की बात नहीं होगी, तो आप राजनीति कैसे करेंगे? लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जनता होती है। कानून कैसे बनना है, नीतियां कैसे बननी है, नीतियां कैसे लागू हो, नीतियों की मॉनिटरिंग कैसे हो। आप देखिए सरकार चल रही है जो कृषि कानून ले आई बिना किसानों से बात किए, सीए का बिल ले आई बिना माइनॉरिटीज के लोगों से बात किए, कश्मीर का 370 हटा दिया बिना कश्मीरियों से बात किए। तो संवाद ही नहीं है कहीं भी जनता से। और पिछले 20-25 साल में बहुत सारे जो हमारे युवा प्रोग्राम को देख रहे हैं दर्शक, उनको तो मालूम ही नहीं होगा कि जनता के बीच में नेता होता कैसा है। हम लोग तो उस जनरेशन के लोग यहाँ बैठे हैं जब हमने देखा है इंदिरा गांधी को या राजीव गांधी को या चरण सिंह को या राजनारायण को बसों में लेटते हुए कि उनको सड़क पे सोते हुए, धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए, गिरफ्तारियां देते हुए। अब तो नेता रैली के बगल में हेलीकॉप्टर से उतरता है, धूल उड़ती है, लोग तालियां बजाते हैं, रैली करता है, बड़ी बड़ी झूठी सच्ची जो बातें बोलता है, और बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता है, हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है। उसके बाद वो ट्वीट करता है, कोई एजेंसी को बुला के बाइट दे देता है। तो जनता के बीच में संवाद ही नहीं है। तो केवल कांग्रेस पार्टी का भला नहीं कर रहे राहुल गांधी, ये पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं। ये सूख गया है खेत बिल्कुल। और अगर ये खेत सूख जाएगा राजीव जी, तो इसमें जो फसल पैदा होगी वो फसल वैसी ही पैदा होगी जैसी फसल आज के लोग सरकार में देख रहे हैं। कि जब सरकार के लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के अखबारों में छप रहा है कि किस तरीके से एक अतिवादी संगठन से मदद लेकर चुनाव जीते जाते हैं, चिट्ठियां फ्लोट हो रही हैं मीडिया में। तो अगर ये फसल सूख जाएगी तो ऐसी ही राजनीति हमको देखने को मिलेगी, जिसमें सिंगोल होगा, जिसमें हेलीकॉप्टर होंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी, जनता की बात नहीं होगी और ना जनता की जवाबदेही वाले कानून बनेंगे। आप सोचिए कि मनरेगा एक कानून बना जिसमें यह प्राविधान था कि अगर 100 दिन का रोजगार कोई जिलाधिकारी नहीं दे पाएगा उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। बिल्कुल। कोई एक्शन आपने देखा इतने दिनों में? मनरेगा का मनरेगा ऑनलाइन है, अभी आप चेक करके किसी गांव में, किसी शहर में ऑनलाइन चेक करके देख सकते हैं कि किसका पेमेंट गया नहीं गया है।
महीनों महीनों की पेंडेंसी चल रही है वहां पे, कोई एक्शन नहीं होता, पुलिस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। जी तो ये जो जिसको अभी हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये कहा एक संस्थान में जाके कि इकोनॉमी ऑटो पायलट में भी चलती रहे तो भी ग्रोथ होगी, तो ये देश ऑटो पायलट पे ही चल रहा है। तो देश अगर ऑटो पायलट पे चलेगा तो वैसे ही होगा कभी कभार जो उड़ीसा में अभी हमने ट्रेन दुर्घटना देखी है, पटरी से उतर जाएगी गाड़ी और उतर चुकी है। इसलिए राहुल गांधी का ये जनसंपर्क जो है वो बड़ा मायने रखता है, और कांग्रेस के लिए तो खैर है ही, क्योंकि कांग्रेस का ये मीडिया और अखबारों में लिखने वाले तमाम बुद्धिजीवी कभी भी राहुल गांधी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में या विपक्ष के किसी भी नेता के पक्ष में, मैं केवल राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आरजेडी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डीएमके की बात कर रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल की, ये जो बुद्धिजीवी लिखते हैं अखबारों में आके, ये कभी भी लोकतंत्र के पक्ष में आके बात नहीं लिखेंगे। जी तो ऐसे में कोई विपक्षी पार्टियां क्या करें? तो ये राहुल गांधी एक बड़ा मिसाल पैदा कर रहे हैं कि 23 तारीख को जब आप मिले पटना में तो केवल हाथ ऊंचे खड़े करके फोटो नहीं खिंचाएं, जनसंपर्क भी नए सिरे से जो है वो शुरू करें। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मिसाल राहुल गांधी कायम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि अब व्हील प्लान लेकर राहुल गांधी आ रहे हैं, और ये प्लान कितनों को गति देगा ये समझना है यहाँ पे। राहुल तो खुद गतिमान हो चुके हैं जब से वो पैदल चल रहे हैं। आना चाहता हूँ मीनू जी आपके पास, किस रूप में आप देखती हैं रोज़ नए नए प्लान के साथ में, और उसमें भी एक ऐसा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल हिंदुस्तान में ट्रक पे चलते हैं तो वो जाकर के उधर अमेरिका में भी ट्रक पे चलते हैं। अमेरिका के ट्रक ड्राइवर्स कितना कमाते हैं, हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर्स कितना कमाते हैं, दोनों के भेद को भी बताते हैं। और अमेरिका का ट्रक कैसा है, हिंदुस्तान का ट्रक कैसा है, इस कंपैरेटिव चार्ट को भी सामने लाते हैं कि यहाँ पे पुशबैक सीट है, यहाँ एसी है, वहाँ क्या है, यहाँ सोने की व्यवस्था भी है, गाना सुनने की व्यवस्था भी है, यहाँ के ट्रक जो हैं ड्राइवर के हिसाब से बनाए जाते हैं, वहाँ के ट्रक मतलब हिंदुस्तान के ट्रक कैसे बनाए जाते हैं, ये सब कुछ। तो और अब घर से निकलने वाला हर आदमी जो अपने किसी भी वाहन के ज़रिए कमा रहा है, उससे मिलने की जो योजना है, ये तो एक भूचाल लाने वाली योजना है, ये माना जाए। और इसमें तो बिल्कुल एक तूफ़ान हम अभी देख रहे हैं, और दूसरा तूफ़ान आने वाला है 23 तारीख के बाद से। शायद इस जो ये प्लान है, इस प्लान के साथ अगर विपक्षी दल भी जुड़ जाएं तो परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लग रहा है? जी देखिए, राहुल गांधी इस वक्त वो मैकेनिक बन गए हैं जो कांग्रेस के जाम हुए हुए चक्के में ग्रीजिंग कर रहे हैं, ग्रीस लगा रहे हैं। ये जो चक्के की व्हील की जो प्लान है, ये ग्रीसिंग का काम करेगी, और गाड़ी जो है वो जो कहते हैं ना, गड्डी जान दी छलांगा मार दी, तो वो उस तरीके से कांग्रेस की गाड़ी दौड़ेगी। देखिए आप, ये जो ट्रक वाला ड्राइवर की, ट्रक में जो सवारी की बात है राहुल गांधी की, आप यहाँ देखिए इंडिया में इतना ज्यादा पब्लिक को रेजोनेट किया, और दिमाग मतलब लोगों को इतना अच्छा लगा कि इवन यूएस में बैठे जो एनआरआईज है उनको भी बहुत अच्छी लगी ये बात कि अब देखिए प्लान करा उन्होंने भी कि भाई यहाँ भी राहुल गांधी ने वहां भी बताया कि भाई मैं वहां भी बैठना चाहता हूँ, और उन्होंने जो ये कंपैरिजन दिखाया इससे ठीक है भाई, देखिए वो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन एक नई तरीके का देखिए जो राहुल गांधी यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बेफालतू में बात करके और आ गए। होता है कोई आइडिया, भाई कोई आइडिया उनके दिमाग में हो कि यहाँ से कुछ आइडिया डिराइव करके मैं ले जाऊंगा, और ये नई बात नहीं है राहुल गांधी की। आज आप देखिए पूरी भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी किन लोगों से मिले, वो चाय, रबड़, कॉफी के बागान मजदूरों से मिले, मनरेगा मजदूरों से मिले, देवदासियों से मिले, हथकरघा वालों से मिले, वो मतलब निचला तबका जो कि हाशिए पर पड़ा हुआ है या डिप्राइव्ड है, जिसकी कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे वो मिल रहे हैं। यही अब उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स को लिया है,
अब जैसे आपने बताया कि भाई व्हील प्लान है, कि अब जो भी व्हील पे चल रहे हैं जितने भी लोग, उनसे उनका मिलने का उनका कार्यक्रम है। पता चला इसी कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी किसी कोरियर या डिलीवरी बॉय, अमेजोन के डिलीवरी बॉय के साथ अचानक किसी के घर की घंटी बजा दी राहुल गांधी ने, और वो लेडी जो थी घर में थी अगर वो भौचक करेगी। मुझे लगता है कि ये भी प्लान हो शायद। तो अगर ऐसा हो गया है तो आप ये देखिएगा कि कितना जबरदस्त इस देश के अंदर एक तूफान उबाल आ जाएगा उत्साह का। तो जो ये एक्चुअल में जनसंपर्क है, जो अभी मेरे से पहले भी बात कर रहे थे कि देखिए नेताओं की तकनीक की वजह से भी एक दूरी बन गई है पब्लिक के साथ। अब या तो नेता टीवी पे आ जाते हैं या सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अपनी बात कही और निकल गए। अब ये जो राहुल गांधी भारत यात्रा के दौरान से और आज तक वो अनब्रेकेबल, मतलब लगातार चल रहा है, वो ब्रेक नहीं आया है उसके अंदर, उनका लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है। आपको ध्यान होगा कि भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी ऐसे मोटर मैकेनिक से भी मिले जिनके ग्रीस में कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले हो रहे हैं, और वो उनके साथ गले लगा के उनके साथ बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें लोगों के हार्ट, दिलों को छूती है। जहां की आज नेता बिल्कुल कलफ दिए हुए बुर्राक फैशनेबल डिजाइनर कपड़ों में सामने आते हैं, तो उनको ये ऐसा नेता जो कि कभी फिल्मों में दिखाया जाता था, पुरानी फिल्मों में, कि जो पब्लिक के बीच में बैठा है, तो उनको लगता है ये तो भाई पुरानी फिल्मों वाला नेता उतर के आ गया है। उनको विश्वास नहीं हो रहा है। आपने देखा भी होगा, भारत यात्रा में भी देखा, और आज भी विश्वास नहीं हो रहा है किसी को। तो जो राहुल गांधी का, और एक फिर उनकी प्लेजेंट है पर्सनालिटी, चेहरे के ऊपर उनके भाव जो है वो टेंशन नहीं होता, और ना किसी तरह के नेगेटिव इमोशंस उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देते। आपने देखा होगा एक्सप्रेशंस जो है ऑलवेज प्लेजेंट रहते हैं। तो आपके एक्सप्रेशंस इतने प्लेजेंट है, और ऊपर से आप जो जिन लोगों के साथ आपका कोई राब्ता नहीं, उनके साथ उनके स्तर पे उतर के बात कर रहे हैं, नीचे बैठ जाते हैं, फर्श पे बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ के उनके साथ आप बात करने लगते हैं। तो ये चीजें डेफिनेटली इंसान के दिल को टच करती हैं, और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही मुफीद रहेगा ये राहुल गांधी का ये जो नया एक ये अभियान चलाया है उन्होंने, या ये कह दीजिए कि एक नई चीज उन्होंने ली है। तो डेफिनेटली ये जो भी प्लानर्स हैं वो ट्रक यात्रा से इंस्पायर हुए हैं, और जो जोमेटो और ये इन लोगों जो गिग इकोनॉमी के लोग थे उनके साथ जो राहुल गांधी ट्रेवल किए थे, उसका जो रिस्पांस आया है, तो उसी को अब एक्सटेंड करने की उन्होंने सोचा है। और इसमें और भी मुझे लगता है कि और भी, क्योंकि आइडियाज की कमी नहीं होती है लोगों के पास, तो और भी बहुत सारे आइडियाज आएंगे। और बाकी रही देश की बात, अभी 40% कमीशन की आपने बात की कि उन्होंने मुकदमे ठोकने की बात की, नोटिस दिया है। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, उल्टा नोटिस देते 2G वाला, 2G के ऊपर नोटिस देती। इन्होंने कितने भाषणों में, 2014 का भाषण ही 2G के घोटाले के ऊपर जीता गया, और निकला क्या उसमें कांग्रेस। और इनका जो 40% कमीशन वाले जो बात है, वो तो वही फुस हो जाती है जो वहां सुसाइड नोट है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर का, जिसने कहा है कि इतना परेशान करते हैं काम के लिए कि देना पड़ता है हमको, तो अब हमारे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तो ये तो जो एक निराशा या हताशा का जो माहौल है वो भाजपा का यहाँ दिखाई दे रहा है। जो काम करने का है, मणिपुर देखिए चल रहा है मणिपुर, और वहां पे हेमंत बिस्व शर्मा क्या सुझाव दे रहे हैं कि जो कुकी और मैतेई जो दोनों ट्राइब्स के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, मैतेई जो है वैली में रहते हैं और कुकीज हिल्स के ऊपर रहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक बफर जोन बना दें और वहां पे आर्मी बैठा दीजिए। मतलब आप सीधे सीधे बंटवारे की बात कर रहे हैं एक स्टेट के, और आप आर्मी के बल पे राज करेंगे मणिपुर में, और आप मतलब दो जनजातियों का झगड़ा नहीं संभाल पा रहे, आप काहे के खाद छप्पर इंच है। तो उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, और प्रोबेबली देखिए इस वक्त तो मोदी जी की प्रायोरिटी शायद इस वक्त तो शायद जो घर है वो ट्रायल रूम बना हुआ होगा ड्रेसेस का, और ड्रेस रिहर्सल्स हो रही होंगी 22 तारीख के लिए। तो मेरे ख्याल से तो राहुल आजकल कपड़ों के ट्रायल चल रहे होंगे, क्या बोलना है, क्या शीशे के सामने क्या बोलना है, तो उसकी रिहर्सल चल रही होगी। तो उनके लिए जिसको कहते हैं कि मस्त राम मस्ती में दुनिया जाए, वो क्या बोलते हैं, मस्त राम मस्ती में दुनिया का कुछ भी हो जाए, मेरे को याद नहीं है। तो ये चल रहा है उनका। तो अब इनसे क्या उम्मीद करें, कोई उम्मीद नहीं, मुझे तो मोदी जी से कोई उम्मीद अब बाकी है नहीं। ये जी राजीव।
जी बिल्कुल आग बिल्कुल। लगे बस्ती में, मस्तरा मस्ती में। जी ट्रायल, ये बढ़िया है। ट्रायल जो है ऐसे भी थोड़ा, ट्रायल रूम तो आजकल आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक ट्रायल रूम कहीं और भी है। अभी प्रधानमंत्री जी को एक्चुअली जाना है अमेरिका 22 तारीख को, उसकी बात भी हो रही है। और उससे पहले वहाँ अमेरिका में धूम मचाकर राहुल गांधी चुपचाप कभी ट्रक की सवारी तो कभी और किसी की सवारी कर रहे हैं। और इधर अब जो व्हील प्लान है राहुल गांधी का, उसके चक्कर में कैसे फंसेगी भाजपा, और इससे कैसे 2024 का चुनाव, भले वो 2024 में हो या 23 में हो, और उससे पहले जितने चुनाव हैं उन चुनावों पर कैसे नज़रें टिकाए हुए है कांग्रेस, ये समझने की कोशिश करते हैं। आते हैं सीधे हम डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, आपसे समझें कि किस रूप में आप देखते हैं। एक तरफ राहुल गांधी अपनी गति से चल रहे हैं, प्रियंका गांधी ने पहला भाषण दिया, हंगामा मच गया रात को, इतना शायद भाषण इतना गर्म था कि आग लग गई सतपुरा भवन में भोपाल में, और उसके बाद कह रहे हैं कि आग ऐसी लगी कि वो आप बताएंगे ज़्यादा, मैं क्या बोलूं। देखिए, आग लगे मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, मीनू जी, ये है आग लगे बस्ती में। मूल बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 220 महीने की सरकार में 225 घोटाले हुए, और प्रमुख घोटालों का जिक्र उन्होंने किया। हर महीने लगभग एक बड़ा घोटाला हो रहा, ये उन्होंने कहा। उन घोटालों की फाइलें, उन घोटालों से जुड़ी फाइलें मध्य प्रदेश में सरकार के सचिवालय भवन में थी, और वर्किंग डे में, छुट्टी का दिन नहीं था, वर्किंग डे में उनमें आग लगी। आप सभी लोग जानते कि अगर आग लगे, वर्किंग है, लोग वहां हैं, तो कोई भी व्यक्ति आग को आसानी से बुझा सकता है, लेकिन आग को 5 घंटे तक बुझाया नहीं जा सका। और एक मशीन होती है जो 15-17 मंजिल तक पानी फेंक देती है, वो मशीन 5 करोड़ की होती है, वो मशीन भी वहां पे थी, लेकिन उस मशीन को चलाने वाला कोई नहीं था जो दमकल का काम कर सके, दमकल अपना काम कर सके, उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। हो सकता है कि वो 5 करोड़ की फाइल, 5 करोड़ की मशीन खरीदने की फाइल भी उस फाइलों में हो जो जल गई हो। ऐसा कोई अचरज नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। बात यह है कि अभी तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देखिए नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनका बड़ा फैन हूँ, बहुत जेंटलमैन आदमी है। आदमी शराब नहीं पीता, अगर शराब पीना बुरी बात नहीं है वैसे, पर वो शराब नहीं पीते, मांसाहार नहीं करते, जुआ मेरे ख्याल से जानकारी में नहीं खेलते, मादक पदार्थों का सेवन वो नहीं करते मेरी जानकारी में, चरस भांग गांजा नहीं लेते मेरी जानकारी में। बड़े जेंटलमैन आदमी है, कविता भी लिखते हैं, ब्लॉग भी लिखते हैं, उनका निजी नरेंद्र मोदी ऐप भी है, और बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं हीरो हीरोइन की तरह, 8,000 करोड़ के विमान में चलते हैं, 10-20 करोड़ की कार में चलते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे आदमी। और जब वे विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो मुझे यही कहना है, हर बार कहता हूं कि हमारे भारत वालों की लाज रख लेना माननी, इसी कोई बात मत करना कि हमारी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाए। बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाना कोई बुरी बात नहीं, बहुत बढ़िया। बात यह कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ किया है पिछले 9 सालों में, उसमें अब इस देश में बीजेपी के तमाम नेताओं के सामने कोई चारा नहीं बचा। तो वो बाबा बाबियों को बुला रहे हैं, साधु संतों को बुला रहे हैं, साध्वियों को बुला रहे हैं, भोजन भंडारे करा रहे हैं, कहीं पर रुद्राक्ष बंटवा रहे हैं, कहीं कुछ और नौटंकी कर रहे हैं। मतलब अब मध्य प्रदेश की राजनीति में मैं देखता हूं, देश में सब जगह यही हाल है। जो गुजरात में चुनाव के पहले हुआ था, मध्य प्रदेश में भी अब मैं देखता हूं कि हर रोज कहीं प्रवचन हो रहे हैं, कहीं कथा हो रही है, कहीं हनुमान जी की आरती हो रही है। और मजेदार बात यह कि सरकारी आयोजक लोग, सरकारी संस्थाएं उन आयोजकों की पूरी मदद कर रही है, और 10-10 लाख लोग जुट रहे हैं आयोजनों में। और 10 लाख लोग कहाँ पानी पिएंगे, कहाँ छाया है उनके लिए, कहाँ वे विश्राम कर सकते हैं, वे भोजन क्या करेंगे, इसकी कोई व्यवस्था न तो आयोजक करते हैं न सरकार करती है। और लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक जम कर दिया जाता है, इंदौर भोपाल हाईवे जैसी जगह रोक दी जाती है, और लाखों की भीड़ इकट्ठी की जाती है। क्योंकि चुनाव के पहले
उसमें जो हम उसके आयोजक, डमी आयोजक होते हैं, वो हमारे नेता लोग होते हैं, और खास करके बीजेपी के नेता। अब कांग्रेसियों ने भी शुरू कर दिया उन्हीं के तरफ से। तो ये सारी चीजें हो, तो लगता है कि अब इस देश में केवल बाबा बाबियों का सहारा है, साधु संतों का सहारा है कि आप ही इस देश के नैया पार कराइए। और उन कथावाचकों की संपत्ति और उनकी फीस के बारे में सुनते हैं तो अचरज होता है कि वो करोड़ों रुपए फीस लेते हैं। एक हफ्ते आकर कथा कहने की फीस करोड़ों रुपए होती है। शायद इसीलिए एक बड़े पॉपुलर कवि महोदय भी आजकल राम कथा करने लगे कि इसमें बहुत बढ़िया फायदा है, बढ़िया धंधा है। राम कथा साल भर चलती है, कवि सम्मेलन तो कभी कभार चलते हैं, तो बहुत बढ़िया ये धंधा चल रहा है। दूसरी बात, अब नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल पहले कहा था कि हमारे सभी सांसद, लोकसभा के सांसद भी और राज्यसभा के सांसद भी, एक एक गांव गोद लेंगे। अब वो 9 साल हो गए, बच्चे गोद में ही है, वो गांव कोई चलने की स्थिति में नहीं है, एक भी गांव चलने की स्थिति में नहीं है। ये कहा गया था कि देखिए साहब, कोरोना आ गया तो हमने सांसद निधि को खत्म कर दिया, तो वो सारे गांव जो बहुत ही बर्बादी के कगार पे थे वहीं के वहीं है। सांसद निधि बंद हो गई, फिर चालू हो गई, लेकिन उन गांव का कुछ भी नहीं हुआ। जो बुलेट ट्रेन चलनी थी, वो बुलेट ट्रेन कहां पहुंची? मुझे लगता नहीं कि अगर 2024 में मोदी जी चुनाव हार गए तो बुलेट ट्रेन कभी चल पाएगी, क्योंकि 22 तक चलनी थी, 23 हो गया है, चली नहीं है, और अभी तक तो 30% काम भी नहीं हुआ, तो बुलेट ट्रेन चलनी नहीं है। जो वंदे भारत ट्रेन चलनी है, मतलब आप कल्पना कीजिए कि जो प्रधानमंत्री ट्रेन को दिखाने वाला झंडा किसी को देने को तैयार नहीं है। मतलब एक ट्रेन जो रवाना होनी है, उसका झंडा गार्ड ट्रेन का गार्ड झंडा दिखाता, तो झंडा तक वो किसी को देने को तैयार नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को कहां ले जाना चाहते हर चीज का श्रेय उन्हें ही मिले। और जिस नई नवेली संसद बिल्डिंग की बहुत बात हो रही है, उसकी बात भी कर लीजिए। उस बिल्डिंग की लागत तो लगभग 1000 करोड़ है ही, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी ने उस पर कितने 100 करोड़ खर्च किया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। उस पर संस्कृति मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि वो भित्ति चित्र बना दें अविभाजित भारत का और तमाम दूसरी चीजें, उसका कोई हिसाब नहीं है। वहां जो साजो सामान लगा है उसको कितने खर्च हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं। और ये सारा खर्चा जो संस्कृति विभाग का काम था कि कला को प्रश्रय देता, कला को आगे बढ़ाता, उस संस्कृति विभाग ने वो सारा 300 करोड़ रुपया खर्चा संसद भवन की बिल्डिंग की साज सज्जा पे खर्च कर दिया। और हम कह रहे हैं कि हम बड़े संस्कृतिवादी हैं, अपने संस्कृति को चाहते हैं, समाज को चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। अभी मैं नमो ऐप मेरे मोबाइल में है, तो मैं उस पर देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जी नाम का ब्रांड है, उसकी ब्रांड का बैंड बजा हुआ है। मतलब नरेंद्र मोदी के नाम पे जो चीजें बिक रही, उनकी जो मर्चेंटाइज बिक रही थी, जो मग्गा बिकना था 95 रुपए में, कोई लेने को तैयार नहीं, भाई सस्ते में ले लो घटे दरों पर। टी शर्ट बिकने रही है नमो की, भैया घटे दरों पे ले लो। चाबी के छल्ले कोई 10-20 रुपए में लेने को तैयार नहीं, भैया ले लो। इसका मतलब ये कि छल्ले या कप या टी शर्ट की बात नहीं है, बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी जो 2013 में या 12 में जिनका भाषण टीवी पे चलता था, तो मोहल्ले में कहीं आवाज आती थी टीवी, तो घर में आके आदमी चैनल ढूंढता था कि कहां मोदी जी का भाषण चल रहा है। अब हाल यह है कि कहीं गलती से टीवी चैनल में, न्यूज चैनल में मोदी जी भाषण देते दिखते तो लोग चैनल बदल देते हैं, और कई लोगों ने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया कि मोदी जी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी ब्रांड की जो 12 बजी है, ब्रांड की बैंड बज गई है, इसके बारे में बीजेपी को चिंता बहुत ज्यादा है। और अब बीजेपी ये देखना चाहती है कि आखिर इसे कैसे रोके। और कांग्रेस वाले इतने क्या कहना चाहिए, इतने देशद्रोही टाइप लोग हैं कि हर रोज नया नया फंडा निकाल लेते हैं। राहुल गांधी कभी ट्रक वालों से मिल लेते हैं, कभी जोमेटो वालों और ये डिलीवरी बॉय से मिल लेते हैं। और ये डिलीवरी बॉय नामक जो प्रजाति है, ये वाहन नहीं चलाती राजीव जी, ये भारत की इकोनॉमी को चला रहे हैं, क्योंकि इस देश में रोजगार है नहीं। आदमी दुकान खोल लेता है, खाने पीने के सामान की दुकान खोल लेता है, पोहे कचौरी बेचता है, बड़ा बेचता है, पाव बेचता है। और ये लोग जो सामान लाते हैं, पिज्जा बर्गर या जो कुछ, उनके पास रोजगार नहीं। पढ़े लिखे लोग, पोस्ट ग्रेजुएट लोग ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। तो ये डिलीवरी बॉय, इनको रोजगार कोई सरकार दे नहीं पा रही है, और ये डिलीवरी बॉय किसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, और लाखों की संख्या में
हर शहर में मिलेंगे। अभी हमारे शहर में, मेरे इंदौर के एक मोहल्ले में, हमारा जो पब्लिक गार्डन है, उनके जो मेंटेनेंस कमेटी के लोग हैं उनसे मेरा झगड़ा हो गया। वो दोपहर को वहां ताला लगा देते हैं पब्लिक गार्डन में। मैंने कहा भाई ताला क्यों लगाते हो, अभी तो गर्मी के दिन है। तो उन्होंने कहा नहीं, दोपहर को होता है कि जो डिलीवरी बॉय है के बैठ जाते हैं, रहने वाले नहीं है। कहा भाई वो रहने कहीं के भी हो, इस शहर के ताला लगा सकते हैं पब्लिक प्लेस पे। नगर निगम ने काम आपको सौंपा है कि इस मोहल्ले के बगीचे की देखभाल आप करें, तो बगीचे की देखभाल करिए, लेकिन उन्होंने वहां ताला जड़ दिया। मतलब ये इतनी उपेक्षित और शोषित समाज व्यवस्था के लोग हैं जिनकी देखभाल करने वाला, जिनकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं। और राजीव जी, मैं जरा हूं ओल्ड फैशन आदमी, तो मेरे घर पे कोई भी आता, चाहे पोस्टमैन आए या डिलीवरी बॉय आए, मैं उससे ये जरूर कहता हूं दरवाजा खोल के, भाई 2 मिनट छाया में ठंडे में बैठ जाओ पंखे के नीचे, ठंडा पानी पी लो, और अगर घर में छाछ है या मट्ठा है तो 1 गिलास मट्ठा पी लो। और कई लोग उसमें भी कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें दूसरे सामान डिलीवर करना, तो कई लोग स्वीकार कर लेते। तो मुझे लगता है ये सब हमारी साझा जिम्मेदारी है कि जो उपेक्षित लोग हैं, और राहुल गांधी ने उसी वर्ग के लोगों को की तरफ ध्यान गया जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, जिस वर्ग की ओर। तो इस कारण बीजेपी की चैन गई हुई है बाहर, चैन बेचैन हो रही है बीजेपी की। हमारी जो इकोनॉमी की कमजोर कड़ी है, हमारे गाड़ी की कमजोर कड़ियां, वहां राहुल गांधी हाथ धर रहे हैं, और इसका अंजाम चुनाव में हुए। राहुल गांधी हमेशा ये कह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं चुनाव के लिए नहीं कर रहे, व्यवस्था को सुधारने के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, सत्ता पाना हमारा लक्ष्य नहीं। तो इससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी की गंभीरता, उनकी बात की गंभीरता और बढ़ जाती है, और इसीलिए उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। राजीव जी, राहुल गांधी अपना कद बढ़ा रहे हैं, अपने कर्मों से बढ़ा रहे हैं। काम उनका जो है वो साफ दिख रहा है। कहते हैं ना कि काम बोलता है, तो वो काम उनका बोल रहा है। और देश में भी, विदेश में भी, और विदेश में जाकर के राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, विदेश में राहुल का डंका बज रहा है, लेकिन यहाँ बीजेपी परेशान हो जाती है और राहुल गांधी के ऊपर वार करती है। लेकिन राहुल अपने प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं। क्या एक नई दिशा हम देख रहे हैं राजनीति की, सियासत की, और उस दिशा में क्या बीजेपी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है? जितनी भी बातें हो जाएं, चूँकि बीजेपी की सरकार है इस वक्त, सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं कि बीजेपी सत्तारूढ़ दल है और उसके पास सब कुछ है, सत्ता है तो सब कुछ है, देश है। प्रधानमंत्री जी जितनी बार चाहें उतनी बार मेकअप लगा लें, उतनी बार कपड़े बदल लें, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष, और उसमें भी पटना में जो कुछ होने वाला है 23 तारीख को, वो तो सामने आएगा ही, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे नींद तो उड़ चुकी है, मान लिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी नींद उड़ गई है। अब वहाँ जो भी है रिजल्ट सामने आएगा, चुनाव में अभी टाइम है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी किस रूप में देखते हैं इस सियासत को, राहुल गांधी की सियासत को, और किस रूप में आप देख रहे हैं सत्तारूढ़ दल को? इसलिए सत्तारूढ़ दल पर बात हम करें क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह की बात आए, चाहे मणिपुर की बात आए, चाहे गलवान यानी कि चीन की बात आए, या अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आने की बात हो रही है, प्लानिंग हो रही है, लेकिन उसमें जो विधि आयोग का गठन किया है उसमें आप देखिए कि उन लोगों से वो मिल रहे हैं जो धार्मिक संस्थान हैं। आप नॉर्मल पब्लिक से भी तो मिल लीजिए, उनसे भी उनकी राय ले लीजिए। जैसा शुरुआत में शायद मुझे ध्यान आ रहा है प्रशांत जी या प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि आप जो भी लेकर के आए, चाहे सीए लेके आए, चाहे और भी, आपने जनता से बात ही नहीं की, पूछा ही नहीं आपने, और आगे भी तो आप वही कर रहे हैं। लेकिन कब तक जनता, नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी आप लेके आए, कोरोना में आप ताली पीटो थाली बजाओ सब आपने करवा दिया, जनता को जैसे चाहते थे वैसे आप नचा तो दिए, लेकिन क्या अब अभी भी जनता आपके इशारे पे नाच रही है, नाचेगी? कल और आज में क्या फर्क दिखाई दे रहा है सिंह साहब? आज में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। मैं शुरुआत करूंगा प्रशांत जी की बात से। राहुल गांधी आज जो पहियों पर चल रहे हैं, कभी डिलीवरी बॉय के साथ, कभी ट्रक ड्राइवरों के साथ, कभी ढाबे में बैठकर सामान्य लोगों के साथ पराठा खाते हुए, कभी बच्चों के साथ, और भारत जोड़ो यात्रा में वो समाज के विभिन्न वर्गों से मिलते हुए जो चल रहे हैं, वह वही राजनीति को दोबारा लौटा रहे हैं जो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान
या उसके बाद की शुरुआती दौर की राजनीति में था, जिसमें जनता से सीधे संवाद बनाया जाता था और उस संवाद में नेता जनता से सीधे रूबरू होता था, उनके गांव जाता था, उनके शहर जाता था, उनके स्कूलों में जाता था और अपनी बात करता था। ऐसा नहीं कि कहीं हेलीकॉप्टर उतरा, पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए, वो हाथ हिलाया, थोड़ा सा भाषण दिया और फिर हेलीकॉप्टर में बैठा और उड़ गया और बाकी लोग फिर अपने अपने घर धूल खाते हुए चले गए। ये भी बड़ा प्रतीकात्मक है। जब भी नेता हेलीकॉप्टर से उतरता है तो बातें करता है, जब जाता है तो आंखों में धूल झोंकता चला जाता है। दूसरी बात, अब परिवर्तन इसलिए बीजेपी को अखर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि कांग्रेस इस तरह से एग्रेसिव हो जाएगी और इस तरह से नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ जनसंपर्क में आएगी। राहुल गांधी को लेकर उनकी जो धारणा थी और जो धारणा उन्होंने जनता के दिमाग में अपने ट्रोल आर्मी और आईटी सेल के द्वारा बैठाई थी, वो यही थी कि राहुल गांधी बहुत बड़े बाप और बड़े परिवार के बेटे हैं, सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, वो जनता के बीच कहाँ पैदल जाएंगे। 24 घंटे के अंदर जो है वो घर लौट आएंगे, वो आराम से रहेंगे, कभी विदेश घूमने चले जाएंगे, कभी कभार वो भी भाषण दे के निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जो नया स्वरूप निखर के आया है, उससे न सिर्फ बीजेपी हतप्रभ है बल्कि जनता भी इससे प्रसन्न है कि कम से कम उन्हें एक विकल्प मिला है। आज ये देखिए, कल तक बराबर ये बात कहने वाले बीजेपी के लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी का क्या विकल्प है। आज नरेंद्र मोदी का विकल्प उनका थिंक टैंक ही ढूंढ रहा है। वो साफ साफ कहते रहा है कि हिंदुत्व और ब्रांड मोदी से अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसका मतलब है कि अगर ये रहेगा तो नहीं जीत सकते, अब बदला जाए, लोकल मुद्दों को लाया जाए। कर्नाटक में लोकल मुद्दे आए और बात जब 40% की चल रही है तो 40% का आरोप कांग्रेस ने तब लगाया जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित एक ठेकेदार ने चिट्ठी लिखी और आत्महत्या की। जब ये बात सामने आई तब 40% का आरोप लगा। तो गलती तो उनके यहाँ से है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। गलती स्वीकार करने की आदत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला ले लीजिए, जनवरी से लेके मई तक इतने दिन लग गए एक मुकदमा दायर करने के लिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, अपने क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। मैं उनके क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ हूं, उनसे भी वाकिफ हूं, उस इलाके से भी वाकिफ हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे कहे कि भाई आप अदालत में जाइए, सरेंडर होइए और अदालत सबकी जमानत लीजिए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फेस करिए। इतनी भी हिम्मत नहीं रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको पार्टी से निकालिए, लेकिन उनसे तो कहा ही जा सकता था कि इस मुद्दे पर हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप अदालत जाइए और सरेंडर होइए। लेकिन वो नहीं। आज पुलिस ने चार्जशीट दे दिया। जनवरी से मई तक लगातार कोशिश करने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR दर्ज हुई। उसके बाद आज तक आपने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की और अब चार्जशीट जा रही है। बीच में खबर उड़ी कि महिला पहलवान जिसका यौन शोषण हुआ था पॉस्को के अंतर्गत, वो नाबालिग है। तो अगर नाबालिग नहीं है तो आपने मुकदमा कैसे कायम कर लिया? पॉस्को का मुकदमा कायम होते ही पहली इन्वेस्टिगेशन एज की ही होती है। पहले एज पर ही डिसाइड होता है कि एज है, और एज डिसाइड करने के लिए तयशुदा है कि आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो। वो बच्ची ओलंपिक गई है, ओलंपिक में वो जिस आयु सीमा के अंतर्गत उसने भाग लिया उसका सर्टिफिकेट है, उसका पासपोर्ट है, और जिस समय घटना हुई थी उस समय की एज देखी जाएगी, इसलिए नहीं कि आज की एज देखी जाएगी। एज तो बराबर बढ़ रही है। आज मेरी एज कुछ है, कल मेरी एज एक दिन और ज्यादा हो जाएगी। अब आइए गलवान पर। 15 तारीख को बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष अपने 20 जवानों के साथ गलवान घाटी में मार डाले जाते हैं। वो वहां गए थे, समझाने गए थे या चाइनीज के साथ बात करने गए थे, जो भी करने गए थे उनका मारे जाते हैं। लौट के आते हैं। 15 तारीख को वो मारे जाते हैं और 19 जून को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सारे विरोधी दल के लोग रहते हैं और टीवी पर मैंने ही नहीं आप सबने भी देखा होगा, जब प्रधानमंत्री जी रूबरू होते हैं तो साफ साफ कहते हैं कि न कोई आया था न कोई गया था, न कोई आया था न कोई गया था। तो हमारे आदमी वहां क्या करने गए थे? तो हमारे आदमी क्या चीन की सीमा के अंदर घुस गए थे? कि सीधे तौर पर चीनी घुसपैठ को नकारने की बात। आप साफ साफ ये भी कह सकते थे कि ये बहुत गलत हुआ है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक चीन के खिलाफ आप नाम नहीं लेते।
प्रधानमंत्री जिसे स्पष्ट करें या न करें, लेकिन विदेश मंत्री जी माननीय जयशंकर जी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि चीन एक बड़ी इकॉनमी है, हम उनके साथ कैसे लड़ें। जाहिर सी बात है कि वो नेता नहीं है, वो एक ब्यूरोक्रेट है। तो जो एक पॉलिटिकल लाइन उस समय तय है वही वो बात कह रहे हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि ये सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं, उसमें लोग लिखे रहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने चीन की पार्टी के साथ कोई एमओयू साइन किया है 2012 में। वो किस बात का साइन किया है, उसमें राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो तो आप इसी की जांच करा लीजिए, वो एमओयू क्या है। लेकिन नहीं कराएंगे। मैं आपको यही बता दूं कि 2012 से लेकर 2018 तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आरएसएस के थिंक टैंक की 3 या 4 मुलाकातें हुई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसमें बड़ी लंबी खबर छापी थी और डिटेल खबर छापी थी। मैंने इस पर भी एक ब्लॉग लिखा था। उसमें वहां गए थे और क्या करने गए थे आप, ये वहां ये सीखने गए थे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कैसे चीन पर नियंत्रण करके लंबे समय तक शासन कर रही है। चक्कर ये है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी जो है उसकी परिभाषा अलग है। वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट की बात करती है। हमारी उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी वेस्टमिंस्टर मॉडल की डेमोक्रेसी है, जो ब्रिटेन के मॉडल की डेमोक्रेसी है। हमारी लिबरल डेमोक्रेसी है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी अब कुछ कह नहीं पा रही। अब इधर तमिलनाडु की बात चल रही है कि अब अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु से आएगा। तो अब तमिलनाडु से कौन आएगा, तब तक लोगों ने जो है क्या ये भी कह दिया कि वहां पूरा में एक जगह वहां से चुनाव लड़ेंगे। जो भी हो, आगे की बात आगे जाने। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि राहुल गांधी के इस बदलते तेवर से, कांग्रेस के इस आक्रामकता से, कांग्रेस अध्यक्ष के निरंतर ऐसे ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी खड़बड़ाई हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका उत्तर कैसे दें। और रहा सवाल, जैसे प्रकाश जी ने भी चर्चा की बाबा और बाबी की, ये सिर्फ एक भड़काने के लिए है। मैं आप सभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई ऐसा दांव चलेगी जिससे जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। कांग्रेस को या सारे विपक्षी दलों से मेरी यही अनुरोध है, उनको यही सोचना चाहिए कि किसी भी तरह से इस ट्रैप में ना आए, क्योंकि वो इस ट्रैप के एक्सपर्ट हैं। वो यही कर सकते हैं। वो सन 37 से ये कर रहे हैं, वो सन 25 से ये कर रहे हैं, उसमें उनको एक्सपर्टीज हासिल है। और यही चीज आप देखिए, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कुकी को अलग कर दीजिए, उनको अलग कर दीजिए, बीच में आर्मी रख दीजिए। मेघालय और आसाम के बीच फायरिंग हो ही चुकी है, ये देखा जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तो सवाल ये है कि समस्या को हल करना आपका इरादा नहीं है, समस्या को उलझाना। और किसी भी समस्या को जब आप विभाजनकारी दृष्टि से देखते हैं तो समस्या का हल नहीं होता है, समस्या और जटिल होती जाती है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का ये जो अप्रोच है जनता से मिलने का, जनता के बीच जाने का और जनता के बिल्कुल निचले स्तर तक जाके डिलीवरी बॉय से बात करने का, उसके कष्ट को समझने का, ट्रक ड्राइवरों से मिलने का, कहीं भी जाने का। अगर रास्ते में आपका घर खड़ा हो और रास्ते में आपका घर पड़ा हो और आप वहां खड़े हो और हो सकता है हाथ मिलाएं, तो आपसे भी हाथ मिलाने चले आ सकते हैं। इन सब चीजों की आदत अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही। और दूसरी एक बात और मैं कह के खत्म करूंगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 100 साल के इतिहास में कोई जन आंदोलन जो जनहित के मुद्दे पर हुआ हो न तो ऑर्गेनाइज किया है, न उसका नेतृत्व किया है। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो जनहित का आंदोलन नहीं था, वो एक डिफरेंट आंदोलन था, वो एक धार्मिक आंदोलन था, वो एक मंदिर का आंदोलन था। उसकी मैं बात नहीं करूंगा, उसको किनारे कर दीजिए। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम चीजें हैं कि जेपी आंदोलन में भी इनका शुरू किया हुआ नहीं है। जेपी आंदोलन गुजरात से छात्रों द्वारा शुरू किया हुआ है, तो फिर बिहार में आया, ये तो पीछे से घुसे उसमें। तो सीधी सी बात है कि ये जन आंदोलन के पक्ष में नहीं रहते और न जन आंदोलन इन्होंने कभी ऐसा किया है जैसे कि इनको जनता की नब्ज का पता लगे। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये आक्रामकता आगे भी बनाए रखनी चाहिए और निश्चित रूप से इससे भारतीय जनता पार्टी का मनोबल इस समय गिरा हुआ है और ये सिलसिला तब तक चलना चाहिए जब तक कि विजय प्राप्त न हो। जी जी राहुल गांधी आक्रामक हैं और ये जो राहुल गांधी का आक्रामकता उनकी जो है वो बरकरार रहे, बनी रहे, यानी एग्रेसिवनेस राहुल गांधी में बरकरार रहे। और ये कह रहे हैं सिंह साहब। और आना चाहता हूँ सीधा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या राहुल गांधी अकेले ये माना जाए कि बीजेपी को, बीजेपी की सत्ता को
उन्होंने पिछले 6-8 महीने से हिलाकर रख दिया है। क्या आगामी चुनाव और ख़ासकर जो राजस्थान के चुनाव की हम बात करें तो अभी से लगभग 20 दिनों पहले तक राजस्थान में बीजेपी का अपर हैंड बताया जाता था, लेकिन अब वहाँ पे जितनी भी खबरें आ रही हैं वहाँ कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो गया, अब राजस्थान भी जा रहा है। यानी बहुत परेशानी में है बीजेपी, ये माना जाए। निश्चित तौर पर राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा परेशानी में है और उसका परेशानी में होना स्वाभाविक है। मतलब कोई वो अप्रत्याशित नहीं है और कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उनको कोई जो है मतलब नई चीज पैदा होगी परेशानी की। असल में राहुल गांधी ने तो केवल उन चीजों को हवा दी है जो चीजें पहले से मौजूद थी और उन पे पर्दा जो था वो पड़ा हुआ था। जो बिपरजॉय तूफान टकराया अभी आकर के गुजरात के तट पे, तो उस तूफान ने बहुत सी रेत उड़ा दी है। तो राहुल गांधी ने तो अपने तूफान में वो रेत उड़ा दी है जो पहले सब चीजों को ढकी हुई थी, उस पर पड़ी हुई थी। तो अब वो असली चीजें जो है वो सामने निकल करके आ रही है। राहुल गांधी ने उन चीजों को किया है। देखिए राजीव जी, जो राहुल गांधी की जो व्हील पॉलिसी आपने भी बताई कि जो पहिए वाली पॉलिसी है, तो इस पहिए का मानव जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है राजीव जी। आज जो जिंदगी चलती हुई दिख रही है और मानव जिस अवस्था में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें पहिए के आविष्कार की बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर इस पहिए का आविष्कार नहीं होता तो आज मनुष्य है वो मनुष्य नहीं होता। राहुल गांधी अगर उस पहिए की चाक को जो है समझ गए हैं और उस पहिए की चाल के साथ अगर तादाद में स्थापित करके समझना चाहते हैं कि इस पहिए की चाल किस गति से चलती है और ये कहाँ जो है क्या क्या मोड़ लेती है, और वो चीज अगर उनकी समझ में आ गई है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो समय का पहिया पीछे ले जाना चाहती है तो उसके लिए दिक्कतें पैदा करने वाली निश्चित तौर पे है। क्योंकि राहुल गांधी समय का पहिया आगे लेकर के जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी समय का पहिया पीछे लेकर के जाना चाहती है। तो ये दोनों के बीच जो है वो लड़ाई का एक जो है मुख्य बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के जो शब्दों में जो मिरर व्यू है उसको देखना चाहती है और राहुल गांधी आगे की चीज देख रहे हैं। राहुल गांधी भविष्य का भारत देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्राचीन भारत के ऊपर गर्व कर रही है। अब वो कौन सा प्राचीन भारत है, कैसा प्राचीन भारत है, किसका प्राचीन भारत है, उस प्राचीन भारत की सीमा क्या है, वो प्राचीन भारत कहाँ तक फैला हुआ था, उसके कितने टुकड़े थे, वो एक अलग का मसला है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या समझ है क्या नहीं है वो अलग की चीज है। लेकिन राहुल गांधी ने राजीव जी इन पहियों की सवारी करके जिस तरीके से जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश की और उन पे जो बातें कर रहे हैं, अब जैसे वो यहाँ जो उन्होंने ट्रक की यात्रा करी, तो यहाँ तो उन्होंने पूछा कि आप कितना पैसा बचा लेते हैं, बच्चों की शिक्षा कैसे होती है, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यानी आप देखिए कि मतलब वो समझना क्या चाहते हैं। और जब अमेरिका में जब वो ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा करते हैं तो उससे पूछते हैं कितना कमा लेते हो, यहाँ कितना है, वो कहता है 4 से 5 हज़ार कहते हैं महीने के, तो कहता है हाँ। मतलब आश्चर्यचकित होते हैं कि यानी 10 से 12 हज़ार रुपया जो है वो भारत में ड्राइवर की एक तनख्वाह है और अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर है वो 4 से 5 हज़ार महीना कमा रहा है। तो क्या अंतर है, मतलब वो समझना चाहते हैं यहाँ के ट्रकों की क्या व्यवस्था है और वहाँ के ट्रकों में क्या चीज़ है। तो ये वो जो है अंतर जो समझ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी जनता से बिल्कुल एकदम मिलजुल रहे और जनता की जो चीज़ें उनको समझना। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है। अब भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहती है, जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, वो सिर्फ भावनात्मक मुद्दे, उसका आम जनता से किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखना राजीव जी ये होगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तो ये भारतीय पार्टी की जो भावनात्मक मुद्दे हैं, ये जो सांप्रदायिक विभाजन के मुद्दे हैं जिन्हें हम भावनात्मक मुद्दे कहते हैं, अब वो भावनात्मक है कि नहीं है, लेकिन जो विभाजन के मुद्दे हैं क्या ये जनता की असली समस्याओं के मुद्दे पे हावी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अब ये लड़ाई जो है बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई जो है 2024 में राजीव जी ये होने जा रही है। अब जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है, मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा बैकफुट पर पहुंचती चली जा रही है और जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरीके की जनता का मूड समझ में आ रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ी हुई। अब देखिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन कर रही है कि साहब पर्चे आउट होते हैं। अब उस पर्चे आउट के आंदोलन के पीछे भी जो है मतलब वहां भी वो निपटारा कैसे चाहते हैं। वो आंदोलन जो है वो अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं है, वो आंदोलन भी वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ है। एक तरीके से कहा जाए कि किसी तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया जो उस मामले में फंसे। आपका तेलंगाना का अध्यक्ष जो है वो कौन, बंदी संजय लाल जो है, वो वहां पेपर लीक मामले में फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और आप आंदोलन में है, राजस्थान में आंदोलन कर रही है पेपर लीक का। तो ये जो मसले सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बेचैनी है और जो उनकी अंदरूनी चीजें हैं। अब मुझे एक चीज जो लग रही है वही लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी शायद ये चीजें होने लगी है कि जब सब कुछ मोदी जी करते हैं
सब कुछ किया हुआ मोदी जी का ही है, तो इनको ही करके देख लेने दो भैया, हमारे कुछ करने का नहीं है, यही करें हम सब कुछ। जब सब कुछ इन्हीं करना है और हमें किसी को कुछ नहीं करना है, हर जगह पोस्टर इन्हीं का लगेगा और पोस्टर फटेगा तो इनका ही फटेगा, तो इनका ही पोस्टर लगने दो और इन्हीं का पोस्टर फटेगा। अब हमें किसी को अपना कुछ दांव पर नहीं लगाना है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर भी ये चीज आ रही है, और जिस तरीके से गुजराती व्यापारियों का गुजरात की आईएएस लॉबी जो है, जिस तरीके से वो हावी होती जा रही है प्रशासनिक स्तर पे भी, उसका भी कुछ ना कुछ असर जो है वो इन सबके व्यूह रचना पे पड़ रहा है जाकर के। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान करने वाली हैं। राहुल गांधी के जन समस्याओं को उठाना, उन पे बात करना, लगातार जनता से सीखना और समझना कि आपकी समस्याएं क्या है, उन समस्याओं पे हम चल के बात करेंगे। जो कर्नाटक की जो 5 गारंटियां आई और जो घोषणा की गई, तो हवा में नहीं आ गई। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले और लगातार जनता से संवाद हुआ, समस्याएं समझी, तो उन समस्याओं से ही समझ में आया कि एक आम गृहिणी है, उसकी मुख्य समस्या क्या है, तो क्या लोगों की समस्या है, तो इसीलिए वो 5 गारंटियां निकल करके आई। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये आम जनता के मुद्दों की राजनीति है, और ये अगर जनता इस राजनीति को समझती है और इसी पे अगर जनता आती है, तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर परेशानियां बढ़ने वाली हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी चीजें भी हैं, वो भी इन विधानसभा के लिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा करने वाली है। और इन विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, जो साफ साफ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2024 में उसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि 2024 जो होगा वो 2019 नहीं होगा। राजीव जी, 2024 जो है 2019 नहीं होगा, हम लोग एक तरफ से देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए, स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं, ज़रा दूसरे नज़रिए से देखते हैं। अभी हम सब ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल अब 2024 में ये सरकार जा रही है, लेकिन जो सरकार में है उसके पास सब कुछ है, पूरी मशीनरी है, कुछ तो कर रही होगी। अगर कुछ कर रही होगी तो क्या कर रही होगी, ज़रा आपका नज़रिया इस पे। देखिए राजीव जी, 1977 में भी मशीनरी इंदिरा जी के पास थी, 1980 में मशीनरी उनके पास नहीं थी। तो मेरे ख्याल से मशीनरी, एक ही राजीव जी मैं सोच रहा था, वास्तविकता में बड़ी गंभीरता से सोच रहा था कि ये जो नेता होते हैं और इनके नेता बनने में कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है। आपको पता होगा कि एएमएस नंबूदरी जो केरला के बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो हकलाते थे, और इतना हकलाते थे कि 15-15, 20-20 सेकंड वो उनके सेंटेंस मिस होते थे, लेकिन एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे और अच्छे कम्युनिकेटर थे। गांधी जी भी ओरेटर नहीं थे, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। तो वास्तविकता में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है, आपके आंखों की भावनाओं से होता है, जो कि राहुल गांधी आज कर रहे हैं। राजीव जी, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। मोनालिसा को सबसे खूबसूरत पेंटिंग क्यों कहा जाता है? मोनालिसा को सबसे खूबसूरत पेंटिंग इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी एंगल से देखें, आपको लगता है मोनालिसा आपकी तरफ देख रही है। राहुल गांधी के बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। मेरे घर के सामने से वो गुजरे थे, हमारी कॉलोनी की करीब 150 महिलाएं करीब 100 मीटर तक खड़ी थी, और जब राहुल गांधी गुजरे, हर महिला जो अलग अलग कोने में खड़ी हुई थी वो कह रही थी कि राहुल गांधी तो मुझे देख रहे थे, और राहुल गांधी मुझे देख रहे थे तो मैं क्यों ना चलूं उनके साथ। बड़ी बुजुर्ग महिलाएं थी, मैंने कहा गिर विर जाइएगा, यहाँ पे मत जाइए। मतलब ये है कि जो एक नेता का कम्युनिकेशन होता है राजीव जी, वो कम्युनिकेशन राहुल गांधी ने पकड़ लिया है आज की तरफ। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो आंखों की लैंग्वेज है, उनका जो आंखों का संपर्क है, वो जो उसका लिसनर है, जो उसका ऑब्जर्वर है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको लग रहा है ये बहुत अच्छा ओरेटर ना हो, मोदी जी की तरह बहुत लच्छेदार भाषण ना करता हो, लेकिन ये कम्युनिकेट कर रहा है। लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छे ओरेटर नहीं है, मायावती बहुत अच्छी ओरेटर नहीं है, लेकिन कम्युनिकेटर है। उसी प्रकार से राहुल गांधी एक कंप्लीट कम्युनिकेटर बन रहे हैं। तो देखिए, आज जो आपने प्रश्न पूछा, मशीनरी उनके पास है। होता क्या है कि जब आपके पास मशीनरी होती है और आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, और लिसनर जो है आपके कम्युनिकेशन मटेरियल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, तो आपकी मशीनरी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। और ये जो मशीनरी जितना ज्यादा प्रयास करती है, जैसे कहते हैं ना, रेत को जितना दे मुट्ठी में समेटने का प्रयास करोगे उतना रेत फिसलेगी। जब आपकी मशीनरी कम्युनिकेट न कर पाए और आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाए, आप केवल ओरेटर रह जाएं और कम्युनिकेट न कर पाए, आपका जो लिसनर है वो रिएक्ट न करे। पहले मोदी जी के भाषण को सुनिए आप, 5-7 साल पहले के, जनता
रिएक्ट करती थी, अब जनता रिएक्ट नहीं करती। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों पे आप देखिएगा जनता रिएक्ट करती है, क्योंकि दे आर एबल टू कम्युनिकेट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मशीनरी आपकी होती है आज की तारीख में, मशीनरी काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है, क्योंकि जनता अब ये चाहती है, ओरेटरी नहीं चाहती, आपके भाषण नहीं चाहती, आपके मन की बात नहीं चाहती, वो चाहती है मेरे दर्द को सुनो, मेरी मन की भावना को सुनो, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, अब मेरे को इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, भैया मेरे बच्चों को नौकरी दे दो, मेरे घर की औरत को 500 रुपए में सिलेंडर दे दो, मुफ्त की बस यात्रा दे दो, 3-4 हजार रुपए महीने में घर का अगर मेरे बच जाएगा तो भैया दूध भी पीऊंगी, फल भी खाऊंगी और मेरा जीवन अच्छा कटेगा। दे डोंट वांट ओरेटरी, दे वांट कम्युनिकेशन। जी, कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन में राहुल गांधी जो है वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। कहा जाता है मीनू जी कि राहुल गांधी और मोदी जी अगर दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए तो मोदी अच्छे ऑरेटर हैं और वो बाजी मार जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी उन जगहों पे जा कर के अगर ऑरेटरी भी देखें तो अमेरिका में हमने अभी सुन लिया उनको, हमने उनको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुना, हमने उसके बाद उनको संसद में सुना, संसद भवन के अंदर जहां से वो बाहर निकाल दिए गए, हमने उनको इंग्लैंड में सुना। तो ऑरेटर भी तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई, मुझे लगता है कोई डाउट अब इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हर तरफ से राहुल ने एक जो खुला चैलेंज होता है वो दे दिया है कि राहुल गांधी को अगर और पास से और करीब से देखा जाए तो जो राहुल की सियासत है वो क्या अब पैरेलली चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरेलल, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी लाइन जो है वो काफ़ी अब छोटी हो गई, बौनी हो गई है, सियासी लाइन की बात कर रहा हूँ राहुल के आगे, ये माना जाए जल्दबाजी है, लेकिन चूँकि रिजल्ट और देश की जो परिस्थितियां और देश के जनता का जो मूड है वो अब बदलते दिखाई दे रहा है। जैसे अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे थे कि अब चाहे वो नमो ऐप हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नमो सामान हो, चाहे आप नमो पेन लीजिए, नमो टोपी लीजिए, नमो टी शर्ट लीजिए, नमो कुछ भी, अब उसको आप उस दाम पे नहीं खरीदते हैं, आप वहाँ पर भी डिस्काउंट चाहते हैं। और जो रिएक्शन की बात अभी कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते थे, भाषण देते थे, तो जो वहाँ रिएक्शन होता था, जो जनता से जो आवाज़ आती थी वो आवाज़ भी अब कम हो गई है। तो क्या ये माना जाए कि दिशा बदल रही है? मीनू जी। जी, मैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी की बात से शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई नमो ऐप के ऊपर चांदी के छल्ले बिक रहे हैं और कोई लेने वाला नहीं है। तो मेरी बनिया बुद्धि कहती है कि किलो 2 किलो खरीद लेने चाहिए, वहां उनके यहाँ फंड भी इकट्ठा हो जाएगा और फायदे का सौदा है, क्योंकि चांदी और सोना नीचे तो गिरने वाला है नहीं। तो मैं हूं तो मैं तो खरीद लूं, लेकिन मैं खरीदूंगी नहीं, मैं ऐसा पैसा कमाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन बड़ा अच्छा फायदा का सौदा है, किसी दर्शक को अगर करना हो ये सौदा तो नमो ऐप पे जाके और ये करे और खुश भी हो जाएंगे। उस दिन अखबार में नाम भी आ जाएगा कि फला फला किसी ने खरीदा, 2 किलो छल्ले खरीद लिए चांदी के। और उसमें देखिए चांदी भी बढ़िया वाली लगी हुई होगी, क्योंकि बनाने वाले ने बेईमानी नहीं की होगी उसमें डर के मारे। तो बढ़िया अच्छी जो कहते हैं टंच वाली चांदी, वो बढ़िया वाली चांदी होगी। तो यहाँ ये वाली बात है। दूसरी बात यह है कि आप ओरेटरी जो डॉक्टर प्रोफेसर स्वामी ने कही कि लोग कम्युनिकेशन, संवाद चाहते हैं, वाचालता नहीं चाहते कि आप ओरेटरी, आप शब्द जाल, लच्छेदार हमें सुनाएं। अगर लच्छेदार भाषण से ही सब कुछ होता या ओरेटरी ही सब कुछ होती तो मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं रोज करते मोदी जी। तो अगर उनको अपनी ओरेटरी पे इतना ही भरोसा होता कि इसके बल पे मैं किसी भी पत्रकार को धूल चटा सकता हूँ, तो मोदी जी तो रोज करते इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि ओरेटरी के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती राजीव जी, कोई भी हो उसमें। आपको जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस वक्त गहन जानकारी की जरूरत होती है, ना केवल अपने डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में बल्कि इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में भी। वो मोदी जी का नील है। वो तो भाषण भी जो इस ओरेटरी की हम तारीफ कर रहे हैं वो भी टेलीप्रॉम्प्टर से करते हैं, वो सारी पोल खुली हुई है अब तो काहे के ओरेटर जो टेलीप्रॉम्प्टर से देख के कर रहा है वो काहे का ओरेटर। और रही ओरेटर की बात, तो मनमोहन सिंह तो ओरेटर थे ही नहीं, ना के बराबर थी उनकी ओरेटरी। तो इनफैक्ट क्लैरिटी भी नहीं थी, बोलते थे बहुत इंग्लिश के
महान जानकार थे, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, लेकिन बहुत समय लगा, ताकत लगानी पड़ती थी, दिमाग लगाना पड़ता था उनकी भाषण को समझने में। लेकिन उन्होंने जो परफॉर्म किया, 10 साल जो सरकार चलाई, जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा इस देश का, और आज जहां देश आज 2014 में वो छोड़ के गए थे, बता दीजिए कहां है अब देश। अगर ओरेटरी ही सब कुछ होती तो मनमोहन सिंह की सरकार का 0 परफॉर्मेंस होना चाहिए था। तो बोलने में उनका महारत हासिल है, क्योंकि उनको संघ में जो है ये सिखाया जाता है प्रचारकों को कि भाषण अच्छा कैसे दें, और उसमें किसी को होता है कि भाई समझ गए वो चीजें और वो बोलना शुरू कर दिया। और जो वो ओरेटरी करते भी है उसमें होता क्या है, उसमें सांप्रदायिकता का भाव होता है, उसमें तंज होते हैं विपक्ष के ऊपर, उसमें विपक्षियों को तरह तरह के गंदे अभद्र अश्लील नामों से वो पुकारते हैं, कभी दीदी ओ दीदी करते हैं, कभी जर्सी की गाय बताते हैं, कभी जर्सी गाय का बछड़ा बताते हैं, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं। अगर ये ओरेटरी है तो ऐसी ओरेटरी को तो दूर से ही प्रणाम है। मैं तो इसे ओरेटरी नहीं कहूंगी, मैं तो इसे अश्लीलता कहूंगी, अभद्रता कहूंगी कि आप इतनी गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल अपने भाषण में करते हैं। और इसके बरक्स अगर राहुल गांधी को रखें तो देखिए, अगर डिबेट होगी ना तो ओरेटरी में राहुल गांधी को वो भले ही उस डिबेट के दौरान पप्पू कह के चुप कर दे, या उसको कि तेरी गर्लफ्रेंड इतने की है और तेरी माँ जर्सी की गाय है, वो कह के भले ही चुप कर दे, लेकिन बौद्धिकता के स्तर पे वो राहुल गांधी से नहीं जीत सकते। राहुल गांधी आंकड़ों के साथ बात करेंगे, पूरे फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, फिगर्स के साथ बात करेंगे। तो मोदी जी अगर कर ले ऐसा तो मैं तो बैट है मेरी कि नहीं कर सकते वो। और अभी मुझे तो 22 तारीख का इंतजार है कि वहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे, या गला बैठ जाएगा उनका उस दिन। मुझे तो इस चीज का इंतजार है। जी राजीव जी। जी 22 तारीख का सबको इंतज़ार है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ भी तैयारियां चल रही हैं। और अमेरिका में थोड़ा प्रशांत जी, थोड़ा आपसे अपडेट भी लेना चाहता हूँ, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। अभी भले यहाँ तूफान की खबर चल रही है और 22 को प्रधानमंत्री उधर अमेरिका में हैं, 22-23 को, और इधर 23 को एक अलग तूफान आने वाला है जो अंदर खाने में अभी से बीजेपी जिसके कारण हिली हुई है। क्या कुछ उधर चल रहा है, क्या कुछ इधर चल रहा है प्रशांत जी? अखिल स्वामी जी उंगली उठा रहे थे, अखिल स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल। वो संबित पात्रा की उंगली उठा। मैं राजीव जी ये कहना चाह रहा था, मीनू जी गलत सलाह दे रही हैं श्रोताओं को। वो चांदी गुजरातियों ने बनाई है, नकली चांदी है, कोई ना खरीदे। जी देखिए राजीव जी, अमेरिका में क्या होगा वो बहुत मोदी जी की पिछली यात्राओं से काफी कुछ अलग होगा। और एक संस्थान है हम पत्रकारों का ही, और कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट CPJ, और यही वो संस्थान है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है, जिसमें भारत का अभी जो अंक तालिका है वो 150वीं है, वो 180 देशों के बीच में। उन्होंने जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी है कि भारत में पत्रकार जेलों में हैं, और जब नरेंद्र मोदी आपके पास आए तो आप उनसे भारत में प्रेस फ्रीडम के ऊपर जो अंकुश है, जो प्रेस की आज़ादी पे अंकुश है, जो BBC में इनकम टैक्स भेजा जाता है, जो पत्रकारों को जेलों में भेजा जाता है, इसकी बात भी करें। तो सिविल सोसाइटी के लोग पहले चिट्ठी लिख चुके हैं, तो रोज वहां से कुछ ना कुछ आ रहा है अमेरिका से, जो इसमें जिससे लग रहा है कि मोदी जी की यात्रा काफी रोचक होने वाली है। दूसरी बात कि देखिए, अभी विजय शंकर जी बात कर रहे थे RSS की कि कभी जन आंदोलन नहीं किया। उसमें थोड़ा सा एक ऐड कर दूं केवल कि इनके 2 हाथी के दांत भी दिखाने के, एक भारतीय किसान संघ, एक भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ ने कभी कोई हड़ताल नहीं की, एक भी आदमी के निलंबन की या बर्खास्तगी की बहाली नहीं कराई। और भारतीय किसान संघ ने इतने बड़े किसान आंदोलन में भाग नहीं लिया जो हुआ ऐतिहासिक, और कभी 1 रुपया भी MSP बढ़वाने में कामयाबी हासिल नहीं की।
तो ये तो हाथी के दांत हैं इनके, दिखाने के और खाने के तो शायद है ही नहीं। अब देखिए, जो बात होती है विश्वगुरु की और ये सब बातें होती है, बड़ी बड़ी भाषण जो आप चर्चा कर रहे हैं हम लोग सब इसकी, देखिए भारत वाकई विश्वगुरु बन सकता है, लेकिन विश्वगुरु बनने की कुछ शर्तें हैं। भारत विश्वगुरु भाषणों से नहीं बनेगा। आज अगर अमेरिका में चैट जीपीटी डेवलप होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगली दुनिया शिफ्ट होने वाली है, सारी चर्चा इसी पे हो रही है, वो क्यों वहां डेवलप हो गया और हमारे यहां क्यों डेवलप नहीं हुआ? वहां पहलू खान नहीं मारे जा रहे हैं, वहां अखलाक की लिंचिंग नहीं हो रही है, वहां कोई पंचायतें नहीं हो रही है कि मुसलमानों को निकालो यहां से, वहां घोषणाएं नहीं हो रही हैं, वहां कोई लड़के लड़कियों को पार्कों में पीट नहीं रहा है, शांत है समाज। आपको इनोवेशन करने के लिए समाज का जो तापमान है उसको कम करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। ये रोज हेडलाइन बनाने का जो सिलसिला है उससे समाज में बिना मतलब विवाद पैदा होते हैं, और जब विवाद पैदा होते हैं तो दिमाग इनोवेशंस में नहीं लगता है। जब हम कार सेवक जा रहे थे बाबरी मस्जिद को तोड़ने, दूसरे देशों में गूगल पे काम हो रहा था, वहां पे काम हो रहा था कि अगला सोशल मीडिया क्या हो। आज जब हम सिंगोल ला रहे हैं तो कुछ और वहां बन रहा होगा। भाई, नेहरू ने सिंगोल को म्यूजियम में रखा और एम्स बनाए, इसरो बनाया, आईआईटीज बनाए। आप म्यूजियम से सिंगोल को उखाड़ के लेकर आ रहे हैं यहाँ पे अपने सराहने रखने के लिए। तो विश्वगुरु ऐसे बनेगा कि पहले आप समाज को शांत करें। और मेरा मानना है राजीव जी कि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में भारतीय समाज में और सिस्टम में शिथिलता आ गई थी। एक जिसको कहते हैं कि स्टैटिक हो गया, जड़त्व आ गया, आगे नहीं बढ़ रहा। और देश मोदी जी का ऋणी होगा, क्योंकि जब ये जाएंगे तो देश के सामने बहुत बड़ा एजेंडा छोड़कर जाएंगे कि अगले 10 साल क्या क्या सुधारना है। बहुत बड़ी जरूरत पुलिस रिफॉर्म्स की इन्होंने पैदा कर दी। जरूरत थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा कर दिया कि पुलिस रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है, जिसकी चर्चा अभी विजय शंकर जी कर रहे थे। अब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, पार्लियामेंट कैसे चले, इंस्टीट्यूशंस कैसे हो, चुनाव आयोग कैसा हो, मीडिया की फ्रीडम क्या हो, क्या कानून बने, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हो। हमारी डेमोक्रेसी को नेक्स्ट लेवल ले जाने का एजेंडा मोदी जी देकर जाएंगे। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, वरना ये पॉलिटिकल पार्टियां सोचती नहीं। एक सरकार आती, दूसरी चली जाती, दूसरी चली जाती, तीसरी आ जाती, और देश चलता रहता कोई 7%, 8% की ग्रोथ रेट पे। तो हमारे देश में जब हम चाइना की पॉपुलेशन से आगे जा रहे हैं, तो अब देश की ज़रूरत है इनोवेशंस की, और देश की ज़रूरत है नए नए प्रयोग करने की। ये नए प्रयोग, इनोवेशंस कब होंगे? हम लोग अपने कॉलेज में लाइब्रेरी में बैठते थे जाके, आज के युवा भी लाइब्रेरीज में बैठते होंगे नोट्स बनाने, तो लाइब्रेरीज में आवाज़ें नहीं होती हैं, शांति होती है। बिल्कुल। लाइब्रेरी में लाउड स्पीकर या फोन अलाउड नहीं होता। कोई जोर से बोले तो भी लाइब्रेरी आके टोकता है कि जोर से न बोलो आप। तो जहां शांति होगी वहीं पे दिमाग चलेगा। आप सब्जी मंडी के शोर शराबे के माहौल में आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये जो हेडलाइन टू हेडलाइन जो देश जंप कर रहा है रोज, कि आज मणिपुर हो गया तो कल ब्रजभूषण हो गया, तो परसों अतीक अहमद हो गया, तो परसों कुछ और हो गया, किसी की लिंचिंग हो गई, कोई महापंचायत कर रहा है कि मुसलमानों को हटाओ, कोई गोरक्षक आ गए वो मार पीटे कर रहे हैं।
ये देश ऐसे चलता नहीं है। अगर विश्वगुरु बनना है तो आपको काम करना होगा। और कितनी, देखिए आप, एक और मैं आंकड़ा दे दूं केवल, कि जब से मोदी जी हैं, उसके पहले से भी सिलसिला है कि मोदी जी ने उस रफ्तार को बढ़ा दिया कि 73% जो वेल्थ है हमारी, 77%, वो 10%, टॉप 10% लोगों के पास है। और 2017 से 1% लोग ही हैं जिनकी की आमदनी बढ़ी है। तो इतना बड़ा गैप है अमीरी और गरीबी में। जितना एक सीईओ को तनख्वाह मिलती किसी कॉरपोरेट हाउस में, भारत की बात कर रहा हूं, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं राजीव जी, किसी भी कॉरपोरेट हाउस में जो सीईओ की तनख्वाह है, अगर जो डेली वेजेस हैं, डेली वेजेस वाला अगर 940 साल काम करेगा तब उतना कमा पाएगा। 940 ईयर्स, ये स्टडी है ऑक्सफैम की। तो इतना बड़ा गैप अगर आप छोड़कर जाएंगे तो वो तो इनोवेशन से ही भरेगा। इसलिए जरूरत है राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियंस की, जो ठहराव के साथ आराम से देश को आगे ले जाएं। और मोदी जी, जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने काम किया है वो बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि देश के सामने सुधारों का एक बड़ा एजेंडा लेकर आएंगे अगली सरकारों के लिए कि क्या क्या नहीं करना है। राजीव जी जी जी, अगली सरकारों के पास, जो भी अगली सरकार आएगी उसके पास काम बहुत होगा, बहुत कुछ करने का। लेकिन एक लिस्ट ये भी निकलनी चाहिए, बननी चाहिए कि अब तक कितने कानून ख़त्म कर दिए गए। कोशिश करेंगे कि वो लिस्ट भी कभी आप लोगों के बीच रखें। पिछले 9 साल में कितने कानून जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। 370 तो आप लोगों ने अनुच्छेद 370 को ख़त्म होते हुए देखा ही, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे हैं कानून जिसे ख़त्म कर दिया गया है। जल्दी चाहूँगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और सिंह साहब के पास आना और इस कार्यक्रम को समेटना चाहूँगा, समय ख़त्म हो चुका है। प्रकाश जी, क्या देखा जाए यहाँ से, और चूँकि आप मध्य प्रदेश में हैं तो थोड़ा एक बार फिर से मध्य प्रदेश लौटना चाहता हूँ। और बहुत कुछ वहाँ महाराज, शिवराज और नाराज की चर्चा खूब होती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कर्नाटक को देखा जाए, कर्नाटक के रिजल्ट को देखा जाए, कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है उसका असर भी दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि अब बहुत कुछ जो सेमीफाइनल पार्ट 2 है वो निर्भर है मध्य प्रदेश पे खासकर। छत्तीसगढ़ को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है और राजस्थान में बीजेपी अभी भी सोच रही है कि कुछ हो जाए, यानी कि मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच में, ताकि वो बाजी मार ले। लेकिन मध्य प्रदेश तो खुला मैदान है और अगर वहाँ कांग्रेस उसी हिसाब से जीतती है जैसे कर्नाटक, तो फिर 2024 की तस्वीर तो कुछ दूसरी नज़र आ रही है। मानते हैं आप? जी राजीव जी, जिस तरीके से एक गोदी मीडिया के चैनल ने अपना सर्वे बताया मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में, उससे लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी जरा बौखलाई हुई है और उसने सर्वे का उपयोग अपने प्रचार में करने के लिए शुरुआत कर दी है। इस तरह के सर्वे को इसी रूप में देखा जाएगा और जिसने किया है उसकी विश्वसनीयता भी अपने आप में सवालों के घेरे में है कि जब सभी लोग कह रहे हैं, इवन बीजेपी वाले भी मान रहे हैं कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तब ये सर्वे कहां से आया और ये सर्वे क्यों कराया गया और क्यों उसकी खबरें बनाई गई, ये बताती हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी बौखलाई हुई है। लोगों को लगने लगा कि जो डबल इंजन की बात करती है सरकार बीजेपी, वो डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है। और अब लोग ट्रबल इंजन को से मुक्ति चाहते हैं। अब विकल्प है और कर्नाटक ने राह दिखाई है। राजीव जी कर्नाटक ने एक राह दिखाई है, लेकिन आप किस रूप में देखते हैं सिंह साहब? सर्वेज तो आते रहेंगे और कहीं ना कहीं डूबते को तिनके का सहारा कहा जाता है। एक आध सर्वे या तो अपने हिसाब से लोग करवा लेते हैं या करके लोग दे देते हैं, लेकिन क्या ये सर्वे या ऐसी चीज़ें अब यहाँ से, जहाँ कर्नाटक के चुनाव के बाद से जो परिस्थितियाँ देश में बदली हुई दिखाई दे रही हैं, ऊपर से राहुल गांधी का लगातार इनोवेशन जो है
वो अलग अंदाज में है, सियासी इनोवेशन कह लें तो। और इसमें वापस लौटते हुए दिखाई दे रही है क्या बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी के वापस लौटने की संभावना अब मुझे नहीं दिख रही है। उसका एक कारण यही है कि एक तो उनका मनोबल गिरा हुआ है, दूसरी जहां तक सर्वे की बात है, सर्वे बहुत से एजेंसियां कराती हैं, कैसे कराती हैं आपको बेहतर पता होगा, लेकिन मुझे आज तक इतनी लंबी उम्र में, तो मेरी उम्र 69-70 का हूँ, इस उम्र में आज तक मुझसे कोई आदमी ये पूछने नहीं आया कि आप किसको वोट देंगे। हो सकता है मैं मुझसे जानबूझ कर पूछना आया हो या कोई और कारण रहा हो, जो भी हो, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आक्रामकता सबसे अच्छी रक्षात्मक शैली होती है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। मैं यहाँ झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को राहुल गांधी और कांग्रेस ने उठाया है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिन पर घूम फिर कर आरएसएस मजबूरी में अब आई है कि लोकल मुद्दे उठाइए, लेकिन लोकल मुद्दे उठाने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी? उन्हें भी लग गया है कि अब हिंदुत्व का मुद्दा, राम जन्मभूमि का मुद्दा, बजरंगबली का मुद्दा या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और ये कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, ये कुछ भी सफल नहीं होने जा रहा है। कॉमन सिविल कोड के बारे में ये पूछ रहे हैं धार्मिक बॉडी को, उसका नियम ये है, आप अखबार में विज्ञापन दीजिए, लॉ कमीशन विज्ञापन देता है कि जो भी व्यक्ति अपनी राय देना चाहे राय दें, एक ईमेल देते हैं, सब लोग उसको अपनी राय देते हैं। मैं कोई जरूरी नहीं कि आप सबकी राय से सहमत हो, लेकिन उसकी एक स्टडी होती है, उसको आप ले जाते हैं। बस आप किसी से भी पूछिए कि भाई कॉमन सिविल कोड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये है क्या? जब तक इसका ड्राफ्ट ना आ जाए इस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बस मेरा एक ही लाइन में एक शब्द यही कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक है, जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है, जनता के बीच जा रही है, उनको टटोल रही है, उनकी बातें कह रही है, ये आगे चले और इनको जीत मिलेगी। जी, जो जिस अंदाज में अभी कांग्रेस, विपक्षी दल और खासकर राहुल गांधी जिस अंदाज में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जनता के बीच जाना ज़रूरी है और वो काम कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दल मिलने वाले हैं 23 तारीख को, लेकिन राहुल का अंदाज अलग है और उस अंदाज के साथ साथ जनता के बीच जा रहे हैं। जननायक आप तभी बनते हैं, जन मुद्दों से आप सरोकार रखिए, जनता के बीच जाइए, जनता आपको प्यार करेगी और प्यार के बदले आपको वोट देगी, ये भी है। और तभी आप सत्ता में आ पाएंगे, सत्ता पर काबिज हो पाएंगे। तो इस साफ दिखाई दे रहा है कि आज की तारीख में राहुल गांधी उस दिशा में जा रहे हैं और यहीं से परेशानी बढ़ रही है बीजेपी की। आगे देखते हैं कहां कहां परेशानियां बढ़ती हैं और कैसे उन परेशानियों को बीजेपी दूर करती है और सत्ता पक्ष के अगेंस्ट विपक्षी दल कितने मजबूती के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी होना है और खासकर अमेरिका का दौरा, और उस दौरे में क्या कुछ निकल के आता है इस पर भी सबके निगाहें रहेंगी। चर्चा ऐसी ही हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका, मीनू जी आपका, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, विजय शंकर सिंह जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, इतने लंबे समय तक साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम साथी, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिकंदर आजम साहब कह रहे हैं, सिकंदर